हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के यार। देखो 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी मेरे, ठीक है ना। मैं कहीं चला गया था काम से, तो 2-3 दिन का थोड़ा गैप लग गया। कोई बात नहीं, कभी कभी मेरे को छुट्टी मिलना चाहिए ना। आप लोग भी छुट्टी ले लेते हो जब मन चाहो आपका, कभी भी कुछ भी करने लग जाते हो। थोड़ा सा ध्यान रखो, मेरी भी छुट्टी लग गई थी 2-3 दिन की, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे। देखो आज से अपन क्या करेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, कार्बन फैमिली कंप्लीट हो चुका था अपना। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है जी। आज की क्लास में अपना नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास के बाद में 4 क्लास में आपका पी ब्लॉक खत्म है बिल्कुल क्वालिटी से, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं नाइट्रोजन फैमिली को, और आज की क्लास में अपन करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बातें। तो वही बात है, देखो हेडिंग लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। 2-3 दिन से लिखना छोड़ दिया ना मैंने इसमें, तो देखो राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है। यही तो होता है ना, जैसे अभी कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे 1-2 दिन पढ़ेंगे नहीं ना, तो 1-2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग नहीं लगेगा पढ़ने में। मुश्किल जाके अपना रूटीन सेट होता है, फिर से वापस वो रिदम रहती है ना, मुश्किल जाके बन पाती है। अब मेरा देखना आज की क्लास में रिदम मुश्किल जाके बनेगी। 2-3 दिन से छोड़ दिया ना, ऐसे इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, बस घूम रहे फिर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। ध्यान रखो, लाइफ में इंजॉय तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है, घिसी पिटी। बाकी जब हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है जी। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली में ध्यान रखना, नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें तो मैं जनरली आपसे बात करूंगा भैया नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में, ठीक है जी। नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में बात करूंगा, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि नाइट्रोजन ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं। तो आपको पता होगा भैया नाइट्रोजन ग्रुप में सिंपली 5 से 6 लोग आते हैं, जिनका नाम अच्छे से जानते होंगे कौन कौन सा आता है। पहला आता है भैया नाइट्रोजन खुद स्वयं आएगा, ठीक है जी। खुद स्वयं नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो स्वयं होता है, मतलब जो मुखिया होता है फैमिली का, वो सबसे ऊपर आता है, उसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर नाइट्रोजन है, तो उसका इसीलिए उसका नाम पहले लिया गया है। तो नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद में आएगा भैया फास्फोरस, उसके बाद में आएगा भैया एस, मतलब बोलते हैं इसको आर्सेनिक, ठीक है। नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, उसके बाद में आएगा भैया एंटीमनी, उसके बाद में आएगा बीस्मिथ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, एंटीमनी आने के बाद ऐसे मत लिख देना 80 वगैरह, पहले बताया था मैंने आप लोगों को। तो ध्यान रखना आप सबसे पहले यहाँ का इसका जो नाम है ना, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे एस बी आता है क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बीस्मिथ, ठीक है। इस 5 एलिमेंट के बारे में अपन बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली में। बहुत ही ईजी में आपको चीज़ें समझ में आएगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना भाई, आराम से। जैसे सारी फैमिली समझ में आई, ये भी फैमिली भी आएगी, है ना। और पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल ईजी में, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन चीज़ों को पढ़ना है, उन पे ध्यान देना है। बाकी चीज़ें ईजी वे में चलेगी, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है जी। तो ध्यान रखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बीस्मिथ 5 एलिमेंट मैंने आपको बताए। तो आप मेरे को इनका एटॉमिक नंबर बता दीजिए कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई। तो सिंपली आपको पता होगा भैया इसके होते हैं 7 नाइट्रोजन का। इसके पहले मैंने आपको एक मैजिक नंबर बताया था पी ब्लॉक का, ठीक है जी। पी ब्लॉक का मैंने मैजिक नंबर बताया था, वो क्या बताया था मैंने, वो बताया था मैंने आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मैजिक नंबर, ठीक है जी। मैजिक नंबर क्या बताया था मैंने, बताया था 8, 18, 18, 32 आगे जाते जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, है ना। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे को याद है केवल नाइट्रोजन का 7, इसके बाद का मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। फिर भी मैं बना दूंगा इस मैजिक नंबर, मेरे को अगर याद होगा तो। या तो इनका ध्यान रखो, आप तो 1 का रख लेंगे, 2 का रख लेंगे, 3 का रख लेंगे, 4 फैमिली का नाम, 5 फैमिली का नाम कैसे रखेंगे। तो सिंपली आप इसको ध्यान रख लो भैया कि पी ब्लॉक का मैजिक नंबर ये वाला होता है। अगर ये वाला याद है आपको तो आप सारा एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, नाइट्रोजन है भैया, नाइट्रोजन 7 है, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, ठीक है जी। नाइट्रोजन के बाद में अपन 8 क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 + 8 कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में अपन क्या ऐड करेंगे, सेकंड नंबर पे भैया 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे अपन, ठीक है। तो 18, 15 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। कोई दिक्कत है कैसे में, 33 हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। अब 33 में जो अगला नंबर ऐड करना है अपन को, वापस से कौन सा करना है, 18 करना है। तो 33 में अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा लमसम 51। लमसम क्या पूरा आएगा यार, 51 ही आएगा ना। 33 + 18 करेंगे तो 51 हो गया अपने पास में, ठीक है। अब 51 आ गया। अब इसके बाद में कौन सा नंबर ऐड करना है, 32। तो भैया 51 में अगर मैं 32 ऐड करूंगा तो मेरे पास मिलेगा टोटली कितना मिलेगा, 83 मिलेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ, मेरे को ये वाला याद था तो मैंने सारा कुछ बनाया कि नहीं बनाया। क्या मैंने याद करना पड़ा, कि मेरे को बिल्कुल नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस हो जा रहा है, 8 का आ रहा है, यहाँ पे 18 का आ रहा है, यहाँ पे 18 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का रहा है, 32 का रहा है। बहुत सिंपली वे में आपने कर लिया ना। ऐसे आप सारे ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे ना पी ब्लॉक में, तो आराम से निकाल देंगे। मैंने नाइट्रोजन फैमिली का निकाला, आप ऑक्सीजन फैमिली का निकाल दीजिए, सबका निकाल दीजिए, ये वाला मैजिक नंबर लगेगा। आराम से काम करो, चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, और आपको होने में उनको टाइम नहीं लगेगा। टाइम को क्या होता है ना, प्रोसेस करवाना होता है चीज़ों का। प्रोसेस के बेस पर अगर काम करेंगे ना, चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। और बेसिक चीज़ों पर पकड़ रखो, ये वाली बेसिक चीज़ें, इन बेसिक चीज़ों को पकड़ रखेंगे ना तो सब्जेक्ट आपको आसान होता चला जाएगा, ठीक है। मेरा भी यही था, पहले
पहले मैं क्या है मेन चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता था, तो उसमें क्या होता है कम समय के लिए याद रहती है, भूल जाते हैं कि कोई रटने वाली चीज़ होती है। तो अपन को लॉन्ग टाइम में अगर याद करना है चीज़ों को तो भैया बेसिक को ध्यान रखो, बेसिक चीज़ें ध्यान रहेगी ना तो बेसिक चीज़ों से काम बन जाता है अपना आराम से, ठीक है। तो ये वाला हो गया जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आराम से किया कि नहीं किया? आपने किया। अब मेरे को इतना बता दीजिए कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूँगा तो ये वाले कौन से मेटल्स होते हैं? आप मेरे को सिंपल इतना बता दीजिए, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। मैंने बताया था कि पी ब्लॉक में नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड तीनों होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये वाले एक मैंने स्टेप बाय से बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। जब पी ब्लॉक शुरुआत कर रहे थे अपन, ये वाली कर रहे थे अपन, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वाले नॉन मेटल थे, इस लाइन पर जो आएंगे वो मेटलॉइड कहलाएंगे, इसके नीचे वाले जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। बिल्कुल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इस साइड आएंगे, मतलब जो स्टेट मैंने बनाई थी उन स्टेट से ऊपर की साइड आएगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा भैया? इसको मैं बोल दूंगा नॉन मेटल। इसको मैं क्या बोल दूंगा? नॉन मेटल। उसके बाद में फॉस्फोरस और आर्सेनिक दोनों क्या होते हैं? स्टेट्स पे आते हैं भैया, ठीक है ना। फॉस्फोरस तो स्टेट्स पे आएगा ही सही, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है, वो भी क्या होता है? नॉन मेटल कहलाता है या क्या कहलाता है? अरे नहीं, नॉन मेटल नहीं भाई, मेटेलॉइड कहलाता है यार, ध्यान रखो ना चीजों को। ये वाला ये क्या कहलाएगा? ये मेटलॉइड कहलाएगा, सिंपल बोलो। उसके बाद जो लास्ट नंबर का अपने पास में कहाँ गया भाई? अरे फॉस्फोरस नहीं, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों पे लगाओ, नहीं तो तुम मेरा प्राण खा जाओगे भाई कि भैया सर ने तुमने तो गलत लगा दिया, ठीक है ना। अब तुमने ये चीज़ नहीं समझते भाई, गलती से टिक लगा है, चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, फिर भी आपने तो गलत लिखा दिया। मेटालॉइड, ये भी अच्छे से लिखोगे यार, समझ लो ना, मुश्किल फ्लो बनेगा आज की क्लास में। मेटलॉइड कहला जाएगा। और जो लास्ट वाला अपना बचा है वो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूव करेंगे अपन, अप टू डाउन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल से क्या होता है? मेटल लाइक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, बैठते जाते हैं। तो भैया नॉन मेटल ऊपर रहेगा, उसके नीचे बीच में आएगा, तो बीच में एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहाँ पे नॉन मेटल और मेटल के दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते हुए नजर आएंगे और दोनों का कॉमन कैरेक्टर शो करेगा एक मेटल या एलिमेंट, जो भी बोल दे आप उस चीज को, उसको मैं क्या बोल दूंगा? नॉन मेटल बोल दूंगा। अरे नॉन मेटल नहीं, मेटेलॉइड बोल दूंगा भाई, ऊपर वाले नॉन मेटल है। चीज़ों को ध्यान रखो, अपने दिमाग को खोल के रखो। ऊपर वाले को क्या बोलूंगा मैं? नॉन मेटल। बीच वाले को जो बीच में आ रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं? मेटेलॉइड बोलूंगा। नीचे वाले को क्या बोलूंगा मैं? मेटल बोलूंगा। सिंपल बोलो। आसान है क्या? आसान है बिल्कुल। क्या मेटल ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? इन तीनों चीज़ों में आपको समझ में आया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली सारी चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट चैप्टर अभी शुरू होएगा, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन फैमिली में अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर मैं बात करूँ तो भैया ये -3 से शुरू होकर +5 तक जाती है। -3 से शुरू होकर +5 तक जा रही थी, +5 के बाद में +6 भी नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज़ को कि -3 से शुरू होकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। अब आप मेरे को इतना बता दीजिए क्या भैया -3 किसका होता है? तो मैं बोलूँ कि NH3 की अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन का X लूँगा, X के कितने हो जाएंगे? 3 H हो गए, ठीक है ना। तो +3 आ रहा है, उधर जाएगा, मतलब 0 का बेस में लेते हैं ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। अगर मैं बात करूँ इस वाले कंपाउंड में तो NH3 की में, तो भैया N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी? -3। और इसी बेस में अगर मैं बात कर दूँ आप लोगों से HNO3 के बारे में, तो इसकी हो जाएगी भैया +5। बोलो, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, 3 के कितने? 6, हाइड्रोजन का एक माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? +5 बचेगा, नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो मैंने बता दिया दोनों कंपाउंड। देखो -3 किसका आ रहा है? NH3 का, ठीक है। +5 कैसे आ रहा है? तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी ना आपको। क्या बताई मैंने? कि भैया नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? +5 तक जाती है। गई कि नहीं गई? मैंने देखो दोनों चीज़ आपको बता दी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका काम भी हो गया। ये बेसिक चीज़ थी, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में मैंने बता दी, उसकी फैमिली के बारे में मैंने बता दी आपको। बेसिक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, काम आपका हो जाएगा। इसी के साथ में देखो अपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? देखो सिंपल बोलना, अपने पढ़ी थी साइज पढ़ी थी, ठीक है। अपने पढ़ी थी आई पढ़ी थी, अपने पढ़ा था EN पढ़ा था, और अपने पढ़ा था EA पढ़ा था, ठीक है जी। EA पढ़ा था अपने, एक कुछ चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। अब इन चीज़ों में थोड़ा सा मेरे को इतना बता दीजिए कि इस वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब अप टू डाउन अगर मूव कर रहे हैं तो क्या साइज बढ़ती है? आप बोलो साइज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? देख लो, मैं बता दूंगा आपको, घटने बटने वाली चीज़ है ना, इस वाले को समझ लेना, जिसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा मामला। क्या नीचे जाएंगे? नीचे जाने की बात हो रही है, ध्यान रख लेना इस वाले में, ठीक है। नीचे वाले में जब मैं नीचे जा रहा हूं तो नीचे जाने के वक्त मेरा क्या बढ़ रहा है भैया? मेरी साइज बढ़ रही है नीचे की साइज। अगर मेरी साइज बढ़ेगी तो भैया मेरे को इतना बता दीजिए कि आई ही की मैं बात करूं तो आई 1/, साइज होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब छोटी साइज का, मतलब क्या? छोटी साइज का
आई क्या होता है, मैक्स होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं क्या बोलूँगा भैया, नीचे जाने पर आई क्या हो जाएगा, घटेगा। और एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट नोट करवाई थी कि आई में भैया जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका मैक्स होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है कि नहीं, होगा, बिल्कुल नाइट्रोजन का होगा। तो नाइट्रोजन छोटी साइज भी ऊपर भी है, तो दोनों चीज़ इसमें मिल गई, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो क्या इसमें ये आपको समझ में आया कि नीचे जाने पर घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, घटता जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। मैं बात करूँ EN की, तो EN में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो EN का डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 1/4 साइज होता है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे जाने पे क्या घटेगा कि नहीं घटेगा, छोटी साइज़ का क्या ज़्यादा होता है ना, नीचे बड़ी साइज हो रही है, तो बड़ी साइज हो रही है तो क्या छोटी साइज़ का ज़्यादा होगा, मतलब नीचे घटता जा रहा है। क्या ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं, आपका समझ में आ रही चीज़। लेकिन अगर मैं बात करूँ EA की, तो EA भी किस पे डिपेंड करता है, 1/4 साइज पे। नीचे जाने पे क्या घटेगा कि नहीं घटेगा, है घटेगा, बिल्कुल घटेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है ना, वो पॉइंट क्या है भैया, मैंने EA का बोला था, EA का जो 1/4 साइज तो होता ही है, लेकिन जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है भैया, उसमें जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जो एडजेसेंट एलिमेंट होता है उससे क्या होता है, पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करूंगा तो मैं नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो भैया नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पीछे चला जाएगा, फॉस्फोरस से मतलब फॉस्फोरस ऊपर आ जाएगा। एक चीज़ इसी के बेस पर मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको पीरियोडिक टेबल में कि भैया ध्यान रखना, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की EA ज़्यादा होती है किससे, सेकंड पीरियड से। तो भैया यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना कि PK ज़्यादा होगी N से, बाकी सिमिलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 साइज से चलेगा। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिख लेना। ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन को गलत करवा देती है। ये छोटे से पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे ना, काम आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सिंपली आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, सिंपली जो नाइट्रोजन फैमिली की चल रही है ना उसकी चलेंगे। अब अपन को नाइट्रोजन फैमिली में या नाइट्रोजन ग्रुप की मैं बात करूं तो इस नाइट्रोजन फैमिली में अपन को मेजरली किन पॉइंट पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ें अपन को पढ़ना पड़ेगा और कौन सी चीज़ें जो अपन को इस फैमिली से या इस ग्रुप से निकाल के अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपली मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पे, क्या करूंगा मैं डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे कि अपन को और कौन सी चीज़ें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया N2 के बारे में, नाइट्रोजन फैमिली, तो N2 के बारे में तो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे N2 के बारे में, देन अपन बात करेंगे भैया NH3 के बारे में, ठीक है। इसमें आपकी फैमिली खत्म हो जाएगी, जो चीज़ें मैं बताऊँ 4-5 चीज़ें हैं, N2 है, NH3 है। उसके बाद में मैं बात करूँगा किस में बात करूँगा, ऑक्साइड के लिए बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद में बात करूँगा भैया HNO3। HNO3 का नाम क्या होता है याद होगा ना, नाइट्रिक एसिड होता है ना। देखो HNO3 के बारे में बात करूँगा, ठीक है, HNO3 के बारे में बात करूँगा। उसके बाद में एंड में बात करूँगा किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजर, ठीक है ना, फर्टिलाइजर के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसके बारे में, एलोट्रोप्स के बारे में, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि भैया आपने कार्बनिक एलोट्रोप्स नहीं पढ़ाए, जैसे ग्रेफाइट, फुलरिन हो गया, डायमंड हो गया, कि उनको कहाँ पढ़ाऊंगा। तो मैंने एक चीज़ मैंने पहले बोली थी आप लोगों से, आपने सुनी नहीं होगी, ध्यान नहीं दी, उसी क्लास में बोला था कि भैया मैं क्या होगा जो सारे जो एलोट्रोप्स है ना उनको साथ में पढ़ा दूंगा। तो आज अपन क्या करेंगे, फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, कार्बन के पढ़ेंगे, सल्फर के पढ़ेंगे, सारे कुछ मिला के एलोट्रोप्स में साथ में करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वहाँ की दिक्कत आपकी आज खत्म हो जाएगी, कार्बन के एलोट्रोप्स में आज करा दूंगा, डायमंड ग्रेफाइट की जो बात हो रही थी उसको कर लेंगे। तो अपन मेनली इन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो मैंने 1 2 3 4 5 6 चीज़ें बताइए आपको। इन 6 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें, नाइट्रोजन फैमिली में, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पे अपन क्या डाल देंगे, बोलो, अपन डाल देंगे N2, ठीक है जी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि नाइट्रोजन की आपको मैं कोई डेफिनेशन बताऊंगा, कुछ डेफिनेशन बताऊंगा कैसे क्या करता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सिंपल बोलो क्या करना पड़ेगा अपन को, क्या पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि वो पूछेगा कि आपको कुछ रिएक्शन देगा, ठीक है, कुछ रिएक्शन देने के बाद में आपसे पूछेगा भैया किसमें N2 बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन आता है ना, आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन करे होंगे कि ये वाली रिएक्शन दे दी, ऐसे तो कभी नहीं आया ना कि N2 की डेफिनेशन बताओ, नहीं बताया ना N2 क्या होता है, ऐसा नहीं पूछा ना। वो क्या पूछेगा, N2 की कुछ रिएक्शन देगा आपको, रिएक्शन देने के बाद आपसे पूछेगा कि भैया इसमें N2 किस में बन रहा है, ये वाली चीज़ पूछेगा, सिंपली है ना। तो आपको ये देखना है, तो मैं आपको कुछ रिएक्शन लिखाऊंगा, मतलब उसके मेथड बताऊंगा मैं आपको कैसे N2 फॉर्म होता है, मतलब वो मेथड्स में से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो रिएक्शन ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई इसमें N2 बनेगा और बाकी में नहीं बनेगा। तो आपको जो अगर आपको लगता है कि इसमें बनेगा, जो अपन बता रहे हैं वो एग्जाम में आएगी, आने के बाद उस पर टिक कर दो कि हाँ भैया यहाँ से बनेगा, सिंपली समझना है ना, इतना ही है ना, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, कूल रहो कूल, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे अपन, मेथड के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि मेथड क्या है, वही चीज़
N2 किस में बनेगा, ठीक है ना। ऐसे मत समझना रिएक्शन है क्या, कैसे याद करो, रिएक्शन कुछ भी नहीं है, बस अपन को इतना देखना है कहाँ पे N2 बन रहा है कहाँ पे नहीं बन रहा है, सिंपल बोलो आराम से, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं सबसे नंबर 1 पे। भाई क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को चाय शक्कर वाली जो बात बताई थी ना मैंने, चाय कैसे बनाना है, सिंपल है, नाइट्रोजन चाहिए, तो अपन को नाइट्रोजन कैसे बनाना है, क्या क्या मटेरियल अपने पास होना चाहिए, वो मटेरियल मेरे को याद है, आपको याद करना पड़ेगा, भाई ऐसे ऐसे बनेगा, सिंपली काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं N2 बनाने के लिए क्या लूँगा, मैं लूँगा NH4 लूँगा, उसके बाद मैं लूँगा Cr2O7, ठीक है। अब किसी बच्चे को ऐसे लग रहा होगा कि भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, कि भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो आप कि ये वाला क्यों लिया आपने, तो यार भैया चाय बनाने जाते हो आप तो शक्कर दूध ही तो लोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कम कहीं कहीं से कोई एल्कोहल जाके ले लोगे तुम चाय बनाओ इससे, नहीं ना यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो ये वाला लेना पड़ेगा, कि ये वाला क्या मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा जाके, नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे को याद है ना, लिखी पढ़ी बातें तो बोलते हैं। तो मैंने ये वाला मटेरियल लिया, लेने के बाद इसको मैंने हीट दिया, गर्म किया, गर्म करने के बाद में मेरे पास में क्या बनेगा, पहला ही कंपाउंड अपना बनेगा N2 अपने पास में बन गया। N2 के साथ में अपने पास में क्या बनेगा भैया, बनेगा Cr2O7 बनेगा, साथ में इसमें से क्या निकल जाएगा, पानी, बोलो ये वाला बनेगा, सिंपल बोलो। तो अपने को काम किससे, अपने को काम भैया इससे N2 से, बस N2 बन गया, अपना काम हो गया। कभी एग्जाम में रिएक्शन आई ये वाली, क्या भैया इसमें N2 बनेगा, तो आप बिल्कुल टिक करेंगे, हाँ बिल्कुल इससे N2 बनेगा। ऐसा नहीं आके कभी आ गया NaN3 आ गया, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा भैया Na के साथ में क्या बना लेगा, N2 बना लेगा, और कितना बनाएगा 3/2, मतलब 1.5 गुना हो गया ना, 1.5 हो गया ना, मतलब है ना 1.5 गुना क्या N2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद मैं लूँगा भैया BaN3 2, जब मैं ये वाला कंपाउंड लूँगा तो क्या बनाएगा, सिंपली बोलो ये बनाएगा Ba प्लस कितना बनाएगा 3N2 बना लेगा। साथ में एक ध्यान रखना, यहाँ से प्योर N2 बनती है, क्या बनती है, जब आपको प्योर N2 चाहिए ना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना कि किस में प्योर N2 बनती है, तो ये वाली आएगी, ये वाली रिएक्शन भी आएगी, दोनों रिएक्शन आएगी, तो आपको इसको टिक नहीं करना है, दोनों N2 दोनों में बन रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है प्योर N2, तो प्योर N2 के लिए दोनों रिएक्शन काबिल होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद में मैं लेता हूँ कभी कभी NH4, ज़्यादा नहीं लूँगा, लास्ट है उसके बाद नहीं लूँगा, 4 ही बताऊँगा मैं, ठीक है। NH4 NO2 लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा N2 2H2 बनेगा। अपन को मेनली फोकस करना है किस पे, अपन को फोकस करना है इस पे, इस पे, इस पे, क्या अपना N2 बना कि नहीं बना, बन गया। ये 4 मेथड है जो मेजरली आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, गारंटेड बता रहा हूँ इस चीज़ को लेके, क्या इसमें आपका क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कि आपको क्या करना है, मेथड बताया मैंने, N2 को कैसे बनाया जाता है, बस मेजरली ध्यान रखना है, सिंपली ध्यान रखना है, कोई काम वाली दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है जी। उसके बाद में एक सेकंड मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का भी है, वो क्या मेथड है भैया, वो मेथड है भैया बाय डिस्टिलेशन ऑफ एयर। इसको नॉर्मली ध्यान रखना है आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। बाय डिस्टिलेशन ऑफ एयर मतलब एयर के डिस्टिलेशन से बनाया भी जा सकता है N2 को। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भैया क्या बाय डिस्टिलेशन ऑफ एयर से बनेगा N2, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब एयर की बात हो जाएगी तो वहाँ पे भैया कौन कौन सा आएगा, N2 और O2 दोनों होते हैं। मैंने बोला था नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों एयर में होती है। जब मैं बात करूँगा ऑक्सीजन के बारे में तो वहाँ पे O2 आएगा, नॉर्मली ऑक्सीजन आएगा। लेकिन हवा की मैं बात करूँगा तो हवा में N2 और O2 दोनों होता है। अपने एक्शन ऑफ N2 O2 सब में पढ़ा था। एक्शन ऑफ एयर की बात अपन ने करी थी किस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब बात हो रही थी एक्शन ऑफ एयर की, तो वहाँ पे क्या होता, मैंने बोला था N2 और O2 दोनों होती है उसमें एयर में। सिंपली चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है, दोनों चीज़ होती है ना, तो इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बता दो मेरे को बाय डिस्टिलेशन ऑफ एयर, मतलब डिस्टिलेशन समझ रहे हो ना आप, डिस्टिलाइजेशन कैसे कराया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका डिस्टिलेशन करने के लिए आपको पता रखना पड़ता है भैया डिफरेंस ऑफ BP, ठीक है ना। BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस करके आपको इसको डिस्टिलाइज किया जा सकता है चीज़ों को। अब मेरे को इतना बता, जब BP की बात आ चुकी तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि भैया नाइट्रोजन और उसकी मैं बात करूँ किसकी, ऑक्सीजन की, तो दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बताइए मेरे को, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, दोनों बताओ। अब आपके ख्याल में आ रहा होगा, सिंपली समझो ना यार, बॉइलिंग पॉइंट मतलब नाइट्रोजन रखा हुआ है, ठीक है, उसमें अपन हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो कितनी हीट दे, मतलब मैक्सिमम हीट कि दोनों को किस में दें ताकि बॉईल होना स्टार्ट कर दे, ठीक है जी, है ना, बॉइलिंग हो जाएगा, मतलब ठीक बात समझ पा रहे हो उन चीज़ों को। तो हीट देना है आपको, तो मैक्सिमम किसको देना पड़ेगा कि जब ये बॉईल होए। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बोलो यहाँ पे सिंपल बोलो, आप दिमाग लगाएंगे कि भैया यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ से इसको हीट दे रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से इसको हीट देना शुरू कर देता हूँ तो आप बोलो 3 बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या फिर 2 बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप बोलेंगे 3 बॉन्ड ज़्यादा लगानी पड़ेगी एनर्जी, 3 बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी, मतलब वहाँ पे BP ज़्यादा, तो सिंपली ये वाला आंसर होगा कि नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपने ये वाली बुद्धि लगाई, ये मैंने नहीं करवाया, ठीक है ना, ये मैंने नहीं करवाया क्वेश्चन, ये आपने कराया, आपने मेरे को जवाब दिया कि भैया 3 बॉन्ड है, इसको एनर्जी देंगे, जो टूटेगा तो ये आपका जवाब है, ये आपका जवाब मैं फट से गलत कर दूंगा,
क्योंकि मेरा तो काम ही है, जो आपने बोलोगे ना वो तो मैं गलत करूँगा सिंपली। ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला रॉन्ग क्यों हो जाएगा भाई, ऐसे ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में भाई क्या, जब भी आपके पास में N2 और O2 आता है तो सिंपली आप इतना बोलो कि आपको ऑक्सीजन के पास में 2 बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड है। तो भैया ध्यान रख लेना क्या, बॉइलिंग पॉइंट को इस बॉन्ड से नहीं देखा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट को बॉन्ड से नहीं देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाता है भैया IMF से, मतलब इंट्रा मोलिकुलर फोर्स से। मतलब इंट्रा मोलिकुलर फोर्स मतलब किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है, उस बेस पे बात की जा सकती है। तो ध्यान रख लेना, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा कैसे, वो बढ़ेगा भैया मास बढ़ने से। ठीक है, आप मेरे को बता दीजिए, मास बढ़ेगा तो मास दोनों में से किसका ज़्यादा बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा भैया, इधर जाएंगे तो मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल। अगर मास बढ़ेगा तो भैया यहाँ पे जो आपका आंसर था ये वाला जो आपने आंसर लगाया था टिक, तो इस वाले आंसर में ये वाला आंसर लगेगा। क्यों, मास बढ़ेगा। ठीक है जी, तो बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाला आंसर होगा आपका, ये वाला टिक लगा दो इस चीज़ पे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत कर देते हैं बच्चे 3 बॉन्ड देख के, है ना। तो आपको 3 बॉन्ड नहीं देखना है, 2 बॉन्ड देखना है, ये वाला काम करना। ठीक है, सिंपल चीज़ है ना, आराम से कर लोगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अपना जो N2 है ना, अब N2 अपना खत्म हो चुका है। N2 में अपन को कुछ भी नहीं करना है, N2 में इतना सा करना था कि भैया कैसे बनाया जाता है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि यार अपने N2 को बनाने का मेथड सीख लिया, N2 को कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी N2 की प्रॉपर्टीज भी आ सकती है ना, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। अपन ने 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ों का मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसकी कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें काम हो जाएगा। वही ये चीज़ें पढ़नी होती है, ज़्यादा कुछ थोड़ी पढ़ना होता है कुछ। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो सिंपली बोलो नाइट्रोजन के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लिखो एक, क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन इज, आपको भी पता होगा ना कि नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन बहुत रिएक्शन कम करता है ना, वो बहुत कम रिएक्ट होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में पड़ा होता है शांति से। ठीक है ना, उसको क्या जीवन में शांति चाहिए, वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है, इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करता है। तो भैया नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन, किससे कम, देन फॉस्फोरस लिख देता हूं मैं। ठीक है, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव देन फॉस्फोरस, मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों चीजें लेंगे तो भैया फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्ट कर रहा होगा, ज्यादा रिएक्ट कर रहा होगा, नाइट्रोजन कम कर रहा होगा। मतलब अब नाइट्रोजन और फास्फोरस के बी आप में देख रहे हैं तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और फास्फोरस क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आपसे कभी पूछा जाए नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, आप क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन सिंपल है क्या, ये वाला हो जाएगा। लेकिन इनके पीछे रीजन क्या है, इनके पीछे रीजन है भैया ड्यू टू हाई बीडी ऑफ N2। अच्छा, ये चीज भी बताई क्या मैंने आप लोगों को, सब कुछ बता दिया मैंने भाई। ऐसी कोई भी लाइन नहीं आएगी अब, ऐसी कोई भी, इनऑर्गेनिक खत्म होने वाली। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइन भी नहीं आएगी जो आपको याद रहेगी, जो मैंने पढ़ाई नहीं होगी। बिल्कुल रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। देखो N2 की बात करूं, मैं बात करूं फास्फोरस की। ठीक है जी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मैं बात करता हूं, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए इन दोनों में बीडी किसकी है। बीडी का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बनेगा, ध्यान रख लेना ये पेन टूटने वाला। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो भैया बीडी घटेगी, कम होगी। अब बड़ा बॉन्ड है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, नहीं, इसका उल्टा होता है, ध्यान रख लेना। बड़ा बॉन्ड है उसको तोड़ना आराम से सिंपल हो जाता है, मतलब छोटे बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, अब छोटा एलिमेंट बड़ा एलिमेंट, यहाँ की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा, छोटे का मतलब बीडी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा अपन को बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ध्यान रखना, बीडी किसकी ज्यादा, N2 की बीडी ज्यादा होने के कारण, देखो सिंपल बोलो, अब रिएक्टिविटी की मैं बता दूं सिंपल, N2 आ रहा है, यहाँ पे फास्फोरस आ रहा है, ध्यान रखो, N2 आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है। ठीक है, तो N2 की बीडी क्या ज्यादा है और फास्फोरस की कम है, तो भैया नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसको कम लगानी पड़ेगी। तो भैया फट से टूट के रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, फट से टूट के रिएक्शन कर लेगा। तो जब आपके पास में कोई 10 रुपए में खरीदने में आ रहा है, कोई 50 रुपए में आ रहा है, तो भैया 10 वालों को पहले खरीदेंगे ना आप लोग। काम आपको रिएक्शन करवाना है तो आप फास्फोरस रिएक्शन करा लेंगे, सिंपल है ना। तो नाइट्रोजन की बीडी क्या होती है, मैक्स होती है, इस कारण रिएक्टिव कम होता है, कम रिएक्शन करता है। बस इसमें काम आपका खत्म हो जाएगा। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, आराम से कर लेंगे क्या आप चीज़ों को, आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ठीक है, जब मान लीजिए मैं छोटी सी चीज़ मेरे को इतना बता दो कि अगर मेरे पास में आता है N2 O2, कोई मेरे को देता है N2 और O2 दोनों चीज देता है, अगर मैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा दूंगा, हीट देके रिएक्शन करा दूंगा मैं, तो इनका क्या कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनेगा 2NO।
क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों आ रहा है, 2 मैंने आगे लगा दिया, या नीचे आ रहा था दोनों के, मैंने 2 आगे लगा दिया, तो क्या बना? N2O2 बना। क्या नहीं बनेगा भाई, क्या बनेगा? 2NO बनेगा। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि मैंने N2 और O2 के बीच में रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा? 2NO बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये वाली रिएक्शंस का कुछ ध्यान रखो। कभी मैं जैसे मान लीजिए N2 और H2 लेता हूँ, ठीक है, तो N2H2 लूंगा और साथ में मैं इसकी किसकी प्रेजेंट में लूंगा? Fe की। मतलब इनको देखने वाला कौन रहेगा? Fe रहेगा, मतलब आयरन रहेगा। तो इसे क्या कंपाउंड बना लेगा? ये बनाएगा 2NH3, इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। ठीक है जी, ये कुछ रिएक्शन थी छोटी छोटी जो मैंने बता दी, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आप लोगों को, ये रिएक्शन ऐसे होती है ना जो अपन जनरली कहीं भी पढ़ लेते हैं ना, तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है और ये इंपॉर्टेंट है, लाइन कभी भी आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला काम करेंगे, काम बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ठीक है जी, तो अगला अपन डालेंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का क्या डालेंगे अपन? NH3। अपन ने N2 पढ़ लिया, अब अपन क्या पढ़ेंगे? NH3 के बारे में बात करेंगे। अब NH3 का वही वापस से क्या करेंगे? मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मेथड पढ़ना पड़ेगा कि भाई NH3 को कैसे बनाया जा सकता है। सिंपली बोलो, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कि आपको बस मेथड के बारे में बात करना पड़ेगा। तो NH3 का सबसे जो फेमस मेथड है वही वाला होता है ना भैया, क्या होता है आपको पता होगा ना, हेबर। क्या होता है? हेबर प्रोसेस होता है। इसमें कैसे क्या करना पड़ता है अपन को? नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ में अपन क्या लेते हैं? 3H2 लेते हैं और साथ में Fe ले लेते हैं। ये वाली रिएक्शन थी ना, थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट होके ये वाला ले लिया, होने के बाद में क्या बना दूंगा? 2NH3 बना दूंगा। सेम रिएक्शन थी, सेम काम करा दिया मैंने। ये वाला प्रोसेस होता है हेबर प्रोसेस। NH3 का सबसे मैक्स होता है और ये वाला सबसे फेमस भी होता है, मैक्सिमम एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बिहाफ में अपन बात करूंगा, मैं कुछ और भी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया। और सेकंड मेथड अपने पास में रहेगा, कौन सा रहेगा भैया? हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइड। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोलाइसिस कराएंगे नाइट्राइड का, तो बनेगा क्या? बनेगा अपने पास में वही बनेगी जो अपन को बनाना की जरूरत है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में लूंगा मैं? HOH की प्रेजेंस में लूंगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? Ca बनेगा। Ca के साथ में क्या बना लेगा? OH2 प्लस क्या बना देगा? ये बनाएगा 2NH3। अपने पास NH3 से मतलब क्या बना कि नहीं बना? यहाँ बना, यहाँ भी बना, बिल्कुल बना। ठीक है, ये वाली लाइन बनी कि नहीं बनी? तो अगला मेथड और बता दूं मैं आपको। अगला मेथड कौन सा भैया अपने पास में? हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। अगर मैं यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करा दूं तब भी बन जाएगा। यूरिया क्या होता है? देखो ऐसा होता है NH2, साथ में क्या होता है? कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड से, और क्या जुड़ा रहेगा? वापस से NH2 जुड़ा रहेगा। अब ये कैसा बनेगा? देखो 2NH3 हो गया, प्लस क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, साथ में क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना लेगा ये, है ना। तो अपने को मतलब क्या था? ये वाला देखो, तीनों रिएक्शन मैंने आपको बताया, तीनों में क्या अपने पास में NH3 बना कि नहीं बना? बन गया। तो अपने को मतलब किससे? NH3 से मतलब है। तो ध्यान रखिए, ये 3 मेथड मैंने बताई NH3 के। इन 3 मेथड में कोई का मेथड आपके एग्जाम में आता है कि भैया कहाँ पे NH3 बन रहा है, तो आपको टिक कर देना ये वाला। सिंपल इतना पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, सिंपली बोल देना आप। ठीक है, उसके बाद में एक मेथड और मैं बता देता हूँ आपको, 4 नंबर का। क्या बताता हूँ? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर कैल्शियम साइनामाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे अपन, तो क्या बनेगा अपने पास में? CaCN2 HOS। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? अगर मैं CaCN2 के HOS के साथ के रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनाएगा भैया यूरिया। ठीक है, यूरिया बनाने के बाद में अगर मैं इसकी पानी की प्रेजेंस में एक बार रिएक्शन और कराऊंगा तो ये क्या बना लेगा? NH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये काम की है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या 2 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ये। ठीक है, ये वाला लिख लेना, बाकी तो काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर एक छोटा सा पॉइंट में लिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? पोस्पीन के बारे में बात करें अपन, किसकी? पोस्पीन की बात करेंगे अपन। ठीक है, पोस्पीन क्या होता है? PS3 होता है। ठीक है जी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली इसको कैसे बनाया जा सकता है इसका मैं बता देता हूँ मेथड क्या होगा। अगर मैं Lp लेता हूँ, एल्यूमिनियम के साथ में क्या ले लूँगा? फॉस्फोरस, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा? HCl की में, तो ये क्या बनाएगा भैया? PS3 बनाएगा, और क्या बनाएगा? AlCl3। ये रिएक्शन से ध्यान रखना है कुछ आपको बनाने की चीज़, है ना। इसी बीच में अगर मैं ले लेता हूँ Ca3P2, ठीक है, अब इसकी पानी की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन कराता हूँ तो ये क्या बना देगा? PS3। अपन को किससे मतलब? पोस्पीन से। PS3 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है बिल्कुल भी। अगर मैं लेता हूँ H3PO3, इसको हीट दूंगा तो क्या बनाएगा? H3PO4 प्लस में क्या बना देगा? PS3 बना देगा। क्या PS3 बना कि नहीं बना? बना। ठीक है, एक छोटी सी रिएक्शन और मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं व्हाइट फॉस्फोरस ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराता हूँ NOH के साथ में, तो क्या बनाएगा? NaH2
PO2 साथ में क्या बनाएगा, PH3 बना कि नहीं बना, बिल्कुल व्हाइट फास्फोरस के साथ में बना लेता है PH3। अगर मान लीजिए मैं रेड फास्फोरस का नाम आपने सुना होगा, रेड फास्फोरस ले लेता हूँ NaOH के साथ में, तो ये वाली रिएक्शन हैपन नहीं होगी, ध्यान रखना। केवल व्हाइट फास्फोरस इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। कभी कभी वो दे देता है ना आपको कि भैया फोस्फिन किसके साथ में बनाई जा सकती है, तो भैया ध्यान रखना व्हाइट फास्फोरस आएगा, ना कि रेड और ब्लैक, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आएगा, केवल व्हाइट फास्फोरस आएगा जिसके साथ में मिलके ये फोस्फिन बनाया जा सकता है। फोस्फिन की कुछ रिएक्शन नहीं थी, ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, नाइट्रोजन फास्फोरस अगर आ रहा है तो भैया ये क्या होता है, सिंपली बोलना है कि लिवाइस एसिड होता है, लिवाइस एसिड होता है, बेस होता है भाई। इनके पास लोन पेयर होते हैं यार, लोन पेयर रहेंगे तो क्या लोन पेयर डोनेट कर पाएगा ना, तो ये लोन पेयर दे रहा है तो मतलब बेस हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बताओ। ये तो रीजन है इसका, ड्यू टू LP लोन पेयर है, ड्यू टू LP लोन पेयर है, लोन पेयर देने की हिम्मत रखता है, तो भैया क्या बनेगा बोलो, लिवाइस बेस बनेगा, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखाता हूँ आपके सामने, NH3 हो गया मेरे पास में, ये क्या करेगा, H+ करेगा, यहाँ से क्या बना लेगा, NH4 बना लेगा। रिएक्शन करी, इसने लोन पेयर लिया, लोन पेयर लेके बॉन्ड बनाया, NH4 बना लिया। कभी कभी मान लीजिए इसमें लेता हूँ PH3, ठीक है, वापस से H+ की रिएक्शन में करवा देंगे, क्या बना देगा, PH4+ बना लेगा। क्या इसने लोन पेयर का डोनेट करा कि नहीं करा, भला बॉन्ड बनाया, एक निकला, PH4 बनाया कि नहीं बनाया, बनाया, सिंपल बोलो आराम से। कभी कभी PH3 में आपको ये भी सुना होगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है और प्योर फी होता है, प्योर होता है ना फी, बिल्कुल ये वाला। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ लिवाइस बेस का जो इनका ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली बोलो मेरे से, NH3 PH3। इसमें बताइए मेरे को किसका ऑर्डर होता है, किसका नहीं होता है। इसका ऑर्डर ये वाला होता है, ये वाला होता है। ये इनका लिवाइस बेस का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ये वाला आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन है, आना तो नीचे चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ये तो दिक्कत है ना। इसमें एक्सेप्शन की बात हो रही थी ना, ये वाला। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया ये जो नाइट्रोजन ये वाला होता है ना, ये वो होता है, क्या होता है, डायरेक्शन होता है, क्या होता है, डायरेक्शनल, ठीक है ना। और सारे जो लास्ट के आ रहे हैं ना भैया, इसमें जो लोन पेयर है ना, इसके लोन पेयर क्या होते हैं, अनडायरेक्शनल होते हैं, अनडायरेक्शनल। इस वजह से रीजन होता है इसका, जिस तरह से ये वाला आ रहा है, इसको कर लो, काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे अपन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, रेड्यूसिंग होते हैं भैया। ये क्या होते हैं, रेड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेंगे। क्या करेंगे, रेड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेंगे। कौन करेंगे भैया, कौन करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात किसकी कर रहे हैं, नाइट्रोजन वाली बात करें, NH3 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया नाइट्रोजन फास्फोरस की अपनी बात चल रही, तो क्या हो जाएगा, देखो एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया आपको, लिवाइस बेस की, और सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया आपको, रेड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं। सिंपली मेरे को इतना बता दो, अगर मान लीजिए आपके पास में आता भैया NH3 PH3 SH3 SFSH3, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए इन तीनों का में इनमें क्या अंतर हो जाएगा, बोलो क्या डिफरेंस हो जाएगा इनका। आपके पास में ये वाला आता है, कभी कभी मान लीजिए मैं देता हूँ आपको HF, कभी मैं देता हूँ आपको HCl, कभी मैं देता हूँ आपको HBr, कभी मैं देता हूँ HI, और ठीक है इसके साथ में मैं लेता हूँ पानी, कभी मैं लेता हूँ H2S, कभी मैं लेता हूँ H2SC, कभी मैं लेता हूँ H2T ही। ये तो ऑक्सीजन फैमिली आएगी, लेकिन फिर भी आप कर तो पाएंगे ना, जानते ही हो ना, ठीक हो। अब बताइए इनका क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग कैरेक्टर का नेचर क्या हो जाएगा भैया। रेड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, इधर जाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्या आराम से कर लेंगे क्या, नीचे जाने पर बढ़ता ही है ना रेड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। इसका रीज़न यही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, बताता हूँ, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज़ बढ़ेगी। साइज़ बढ़ने के बाद भी मेरे को इतना बता दीजिए कि साइज़ बढ़ रही है, बढ़ने के साथ साथ ही, साइज़ बढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा भैया, जो अपनी बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो जो अपनी BD है वो कम होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अगर BD कम होगी तो इसका जो TS है वो क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं। बॉन्ड लेंथ बढ़ी, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, BD क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर BD कम हो जाएगी तो TS भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। TS का मैंने बताया था कौन सा, सिंपल, इसमें तो वही लगाना ही नहीं ना। इसमें क्या लगाना भैया, मैंने बताया था मोनो और पोली, दो एटॉमिक आएंगे, मोनोएटॉमिक पोलोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक क्या होता है, नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन मोनोएटॉमिक में क्या होता है, ऊपर वाले का ज़्यादा होता है। तो नीचे जाने पे क्या होता है, घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। ऊपर वाले का मैक्स होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर TS BD दोनों घट रहे हैं तो भैया इसके जो रेड्यूसिंग कैरेक्टर है RC लिख देता हूँ, ये भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे नीचे जाने पर।
ठीक है, ये वाला रीजन है, सारी लाइंस मैंने लिखा दी, ये वाला फॉर्मूला आराम से करो, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। ठीक है, अब एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपके सामने लिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया NH3, साथ में मैं क्या लूँगा Cl2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराऊंगा, Cl2 को मैं क्या लूँगा एक्सिस में लूँगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा NCl3 प्लस HCl बना लेगा। ये वाली रिएक्शन है छोटी सी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे तो लिया भैया Cl2 को एक्सिस में लिया था, क्या लिया था Cl2 को एक्सिस में लिया था। अगर मैं मान लीजिए ये वाली सेम रिएक्शन लेता हूँ NH3 प्लस Cl2 है ना, और यहाँ पे मैं एक्सिस में लेता हूँ भैया NH3 को। ठीक है, इसको मैं एक्सिस में लेता हूँ कि क्या कंपाउंड बनेंगे, वो तो इसका कंपाउंड बनेंगे भैया, क्या बनेंगे N2, साथ में क्या बना लेगा NH4Cl बना लेगा। देखो यहाँ पे मैंने Cl2 को एक्सिस में लिया तो ये वाला कंपाउंड बना, लेकिन मैं NH3 को एक्सिस में लेता हूँ तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो ध्यान रखना एक्सिस का फर्क पड़ता है, कौन ज़्यादा कौन कम, फिर कंपाउंड भी उस हिसाब से बनते हैं। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन से छोटी छोटी ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है जी, तो अब बात करेंगे अपना प्रॉपर्टी जो PH3 के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपनी होती है भैया रोटन फिश लाइक स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल होती है भैया रोटन फिश लाइक स्मेल। ध्यान रखो कौन सी स्मेल रहेगी, स्मेल का ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी अपने पास में होती है भैया पॉइजनस। ठीक है ना, पॉइजनस होती है। तो थर्ड नंबर की भैया अगर मान ली प्योर PH3 और नॉन प्योर PH3 आपको मिलता है, तो जो प्योर PH3 होता है ना उसमें जब आग लगाएंगे ना तो आग नहीं लगेगी, इसमें ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाता है भैया, ये होता है नॉन इम्फ्लेमेबल। ठीक है, और साथ में अगर मैं लेता हूं बट इम्प्योर PH3, ये क्या करता है, कैच फायर, मतलब ये आग लगा लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस रहती है इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H2 इम्प्योरिटी। देखो मैंने क्या बोला, PH3 रहेगा वो आग को नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर मैं इम्प्योर PH3 लेता हूँ, इम्प्योर लेता हूँ तो भैया उसमें क्या कर लेगा, आग को पकड़ लेगा। पकड़ने का कारण क्या होता है, इसका रीजन होता है भैया इसमें P2H2 की इम्प्योरिटी होती है, इस कारण से ये आग को पकड़ लेता है और अपना काम क्या कर देता है, खराब कर देता है, खुद के आग लगा लेता है। ध्यान रख लेना इस चीज़ को, है ना। 2-3 प्रॉपर्टी मैंने बताई आप लोगों को। उसके बाद मैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये क्या करता है, ओम सिग्नल में काम आता है। किस में काम आता है, ओम सिग्नल में। ठीक है, ओम सिग्नल में काम कैसे आता है, देखिए एक रिएक्शन में बताता हूँ। रिएक्शन क्या है, CH2 में लेता हूँ। ठीक है, साथ में वाटर की प्रेजेंस में इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनाता है, C2H2 CaOH2 में काम आता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ CA3P2 पानी के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा PH3, साथ में क्या बना लेगा, CaOH2, ये वाली रिएक्शन बना लेगा ये। इसको ध्यान रखो, इन दो रिएक्शन से छोटी छोटी रिएक्शन जो आपको पड़ी हुई है, मैं बता रहा हूँ बार बार, लेकिन कहाँ बनेगा, मतलब होम सिग्नल में ही काम आ जाएगा। सिंपली मेरे को बता दो, क्या इसमें आपको समझ में आया, क्या ईजी है ना, समझने वाली बात नहीं है, कुछ आप याद भी करेंगे ना तब भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें यार, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं करेंगे तो मुश्किल बन जाएगी चीज़ें। तो थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखना है कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, सारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट लिखेंगे अपना। अगला नेक्स्ट कौन सा था अपना, फर्टिलाइजर आया था। अब आपके दिमाग में कचरा चल गया होगा कि भैया ऑक्साइड तो आपने पढ़ाया ही नहीं। मैं ऑक्साइड क्या, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको फ्री कर दूं। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में अपन क्या करेंगे, फर्टिलाइजर। ठीक है ना, उसके बाद में अपन ऑक्साइड पढ़ लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब फर्टिलाइजर की बात करूंगा भैया। तो फर्टिलाइजर कहाँ के बनते हैं, ये बनते हैं नाइट्रोजन के बनते हैं, फॉस्फोरस के बनते हैं, के बनते हैं। ठीक है ना, और ये के तो P ब्लॉक में नहीं आता है, लेकिन उधर आता है, लेकिन बता रहा हूँ फर्टिलाइजर कहाँ बन सकते हैं। ठीक है ना, NPK बनते हैं भैया। ठीक है, वहाँ का भी मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, NPK की बनेंगे बाद में। तो सबसे नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो भैया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाइट्रोजेनियस। ठीक है ना, नाइट्रोजेनियस की मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा भैया, आएगा यूरिया आएगा। ठीक है, एक आएगा अपने पास में, देखो ए वाला होता है ना यूरिया, NH4 आएगा। ठीक है, एक आता है अपने पास में नाइट्रोलियम। 3 चीज़ें रहेगी, इन चीज़ों से मिलकर क्या बना देगा, अपन को फर्टिलाइजेशन की फॉर्म करेगा। ये फर्टिलाइजेशन क्या करेंगे, पानी के प्रेजेंस में क्या बना देंगे, NH3 बना देंगे अपने पास में। अगर इन तीनों चीज़ों के लिए मैं पानी के प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बना देगा, NH3 बना देगा। सिंपल बोलो, क्या इन दोनों चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ा दी। तो नाइट्रोलियम की बात आते हैं, आपके दिमाग में कचरा आ गया होगा भैया कि नाइट्रोलियम होता क्या है। सिंपली मेरे को बता दीजिए कि अगर मेरे पास होता है एक रिएक्शन में बताता हूँ आपको नाइट्रोलियम, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, देखो अगर मेरे पास में CO3, क्या इनको मैं हीट दूंगा, क्या इनको तोड़ दोगे, क्या आप बोलेंगे कि भैया ये तो CO साथ में क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। ठीक है, ये बना लेगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए इसमें मैं डालता हूँ 3 कार्बन, 3 कार्बन कितने मोल, 3 मोल डालता हूँ मैं, कार्बन डालता हूँ तो ये बनाता है भैया C2, साथ में क्या बना लेगा, CO।
ये वाली रिएक्शन है, समझ में आई कि आपको CO3 लिया, C2 बना दिया, एक कार्बन यहाँ से बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा, तो इसने CO बना लिया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मान लीजिए N2 लगा देता हूँ मैं, तो ये बना लेता भैया CN2 साथ में कार्बन बना लेता है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन कर लेता है। अब ये वाली रिएक्शन कर लेता है, ये वाला कंपाउंड बना लेता है, तो इसी का ही जो नाम होता है ना, इसको नाम का होता है भैया नाइट्रोलियम। ऐसे बनती है भाइयों ये वाली नाइट्रोलियम का ये सारा प्रोसेस होता है। कहाँ से क्या बनेगा ये वाली चीज़ ध्यान रखो। ये वाला नाइट्रोलियम होता है, आपको ध्यान रखना। फर्टिलाइजर किसका बनता है? NPK बनता है, ध्यान रख लेना। NPK, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोलियम का ये प्रोसेस हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का हल्का ध्यान रखना है, इतनी हैवी चीज़ें नहीं है, बस हल्का हल्का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें होती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इस चीज़ में, ठीक है। एक छोटी सी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा देता हूँ। क्या लिखूंगा कि अगर मान लीजिए मैं यूरिया लेता हूँ, ठीक है, यूरिया इज अ बेटर फर्टिलाइजर, ठीक है। मतलब कौन सा ज़्यादा बेटर है फर्टिलाइजर की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको खरीदना है, कुछ भी करना है, तो कौन सा फर्टिलाइजर बेटर होता है, तो ध्यान रखना यूरिया इज अ बेटर फर्टिलाइजर, ठीक है। देन किससे? देन NH4 to SO4 बिकॉज, इसका रीजन क्या है? बिकॉज NH4 to SO4 है ना, लिख लेना। मेक क्या बना लेता? मेक सोइल एसिडिक। अपने खेतों में होता है ना फर्टिलाइजर की यूज में, तो ध्यान रखना यूरिया काम में लिया जाता है खेतों में। देखना अब आपके घर वाले कोई खेती करते हैं तो देख लेना यूरिया काम में लिया जाता है। ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपनी जो सोइल होती है ना उसको एसिडिक बना देंगे। एसिडिक बनाएगा तो जो अपनी फसल वगैरह होती है ना उनको क्या है, बिल्कुल से फलने फूलने नहीं देगा, मतलब उनको बड़ा नहीं होने देगा, उनकी जड़ों को नाश कर देगा, काट देगा, ये सब चीज़ें चलती है। इसलिए ध्यान रखना हमेशा यूरिया के लिए भैया कौन सा काम में लेना पड़ेगा अपन को, मतलब फर्टिलाइजर कौन सा काम में लेना पड़ेगा अपन को? यूरिया। अपने खेतों में काम आता है तो यूरिया का ध्यान रखना। यूरिया इज अ बेटर फर्टिलाइजर देन NH4 to SO4, ठीक है ना, इससे ज़्यादा बेटर होता है, ध्यान रख लेना। साथ में एक छोटी सी लाइन लिख लेना। छोटी सी लाइन क्या बताऊंगा, देखो एक हेडिंग है, ये वो क्या है, एक आपने कभी सुना होगा थॉमस स्लेग, ठीक है ना। थॉमस स्लेग के बारे में सुना है क्या आपने? अगर नहीं सुना तो थॉमस स्लेग का अगर दूसरा नाम आपने सुना होगा फॉस्फेट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, ऐसे लिख लेता हूँ। या तो आपने फॉस्फेट फर्टिलाइजेशन सुना होगा या फिर आपने सुना होगा थॉमस स्लेग। तो थॉमस स्लेग होता क्या? सिंपली ये होता है भैया वेस्टेज, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, ये कहाँ से बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। जो स्टील की जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है भैया थॉमस स्लेग, जिसको बोला जाता है फॉस्फोरस फर्टिलाइजेशन। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कुछ रिएक्शन में लिखा देता हूँ। इसमें लो CO3 ले लिया, ये क्या बनाएगा? SiO2 बना लेगा, SiO2 बना लेगा सिंपली। सिर्फ में अगर मैं लेता हूँ P2O5, ठीक है, तो ये क्या? CO3, ठीक है, ये क्या बना देगा? CA3PO4 साथ में 2 लगा देगा, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसमें ध्यान रख लेना, इतना ध्यान रखना। थॉमस स्लेग क्या बोला होता है? थॉमस स्लेग होता है वेस्ट प्रोडक्ट, क्या? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। ये वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेगा थॉमस स्लेग क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया जो स्टील इंडस्ट्री होती है ना उसका जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उससे बनाया जाता है। साथ में दूसरा नाम भी अपन आपसे पूछे तो आप बता देंगे भैया फॉस्फेट फर्टिलाइजेशन होता है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भैया ऑक्साइड है। अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल इजी टॉपिक थे, ठीक है ना, है ना, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन कितने सारे ऑक्साइड जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं और दोबारा बता रहा हूँ। देखो N2 होता है, साथ में कौन सा होता है? NO होता है, साथ में कौन सा होता है? बोलो NO2 होता है, ठीक है। NO3 बहुत सारे बना लेता है, ठीक है, NO3। तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है? देखो N2O5 ऐसे बहुत सारे बना लेगा। लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको ध्यान रखना चाहिए होता है कि N2 और NO दोनों ही नाइट्रोजन कैसे हैं जो न्यूट्रल होते हैं भैया। क्या? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। पूरी केमिस्ट्री में 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है। कौन कौन से? एक तो दोनों और एक साथ में CO, ठीक है ना, बाकी कोई भी नहीं है, तीनों है। जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड न्यूट्रल है, तो आप बोलेंगे 2। कौन कौन सा? N2O और NO। अब ऐसे ध्यान रखना N2O और NO, ऐसे मत बोल देना NO2, ठीक है ना। NO2 नहीं होता है भैया, ध्यान रखना 2 आगे आ रहा है, 2 आगे आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। कभी कभी ये आता है ना, गलती हो जाती है आप लोगों से, ये वाला ध्यान रख लेना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। अब इनमें से मेरे को इतना बता दीजिए कि मैं किसी की भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं ध्यान रखूंगा इस वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस वक्त की स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा?
N2O5 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है, मतलब NO2 के दो बना दूंगा, बीच में ऑक्सीजन डाल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं सिंपली N2O5 की स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। क्या बनूंगा, N ले लिया मैंने, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। एक इधर लेता हूँ मैं, एक इधर ऑक्सीजन बना दिया, ये वाला बना दिया। अब मेरे को बोलो N2O4 आ गया मेरे पास में, तो भैया मैं क्या करूँगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लूंगा और बीच में मैं डाल दूंगा, मेरे पास में N2O5 बना कि नहीं बना, बन गया। अगर मैं N2O4 लूंगा तो इसको हटा दूंगा सिंपली। अगर मैं लेता हूँ NO3 लेता हूँ तो भैया यहाँ से इधर हटा के ये वाला रख लूंगा सिंपल। NO2 लेता हूँ तो NO2 तो सिंपल आपका बन ही जाएगा। क्या इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका, क्या बिल्कुल ईजी है क्या, क्योंकि सिंपल आप बोलो ऐसे बनता है ना यार NO, ठीक है, NO के साथ में क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन। NO2 बना कि नहीं बना, ये देखो NO2 बना कि नहीं बना, ऐसे बनता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका सिंपली। इन चीज़ों का ध्यान रखो, ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, सारा काम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना है ना, इसको ध्यान रखो कि N2O5, ठीक है, N2O5 कैसे बनता है, कैसे क्या इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास है भैया N2, क्या है मेरे पास में, लिख दिया ना मैंने आपके सामने, क्या लिखा मैंने, N2O5 मेरे पास में, ठीक है ना। इसके फॉर्म कैसे, सॉलिड फॉर्म में मेरे पास में ना। अगर मैं सॉलिड फॉर्म में इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा तो टूटेगा कैसे, NO2 प्लस में और NO3 माइनस में टूटेगा। NO2 हो गया ना, 4 3 2 गया ना, 5 बराबर होकर देखो, ये सॉलिड फॉर्म में इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा तो कैसे टूटेगा। अब ये होता है भैया आयोनिक सॉलिड, ठीक है ना, आयोनिक सॉलिड होते हैं। क्या एक तोड़ने की इसमें कोई दिक्कत है क्या, आराम से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। कि कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से काम हो जाएगा, बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा। अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, NO ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। और इसको क्या बोला जाता है भैया, इसको बोला जाता है नाइट्रोलियम, है ना। NO3 की मैं बात करूँगा तो NO3 कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा भैया, ध्यान रख लेना, ये अलग कर रहा है मामला। NO3 हो गया, यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो सिंपल आराम से, कोई दिक्कत है क्या। नाइट्रोलियम, इसको बोला जाता है नाइट्रेट। इनके नाम देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने N2O5 के लिए अलग से बताया। ये वाला बनेगा, ये N2O5 सॉलिड फॉर्म रहेगी, इसको टूटेगा, बनेगा दो, इसको बोला जाता है नाइट्रोलियम, इसको बोला जाता है नाइट्रेट, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो क्या बनेगा, क्या 1 के 2 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब ये क्या बना लेगा, sp हो जाएगा। अगर sp है तो भैया इसको मैं लीनियर बोल दूंगा, है ना। अगर मैं इसकी बॉन्ड के एंगल की बात करूँ तो 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है कि लीनियर है और 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें देखो 1 2 3 मतलब 3 काउंट आ रहा है, मतलब sp2 बनेगा। साथ में मैं बात करूँ इसकी प्लेनर होता है, प्लेनर होगा ही नहीं होगा, बॉन्ड एंगल बता दो कितना, 120 होगा कि नहीं होगा, हिलो भाई, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, अलग से लिखा है तो उसका मतलब कुछ तो इसका रीजन है, इसके पीछे कुछ रीजन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, नहीं तो मैं लिखवाता नहीं, ये ध्यान रख लेना। इसके बता देना इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों का अलग अलग निकलता है मामला है, देख लीजिए सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन अलग है, नाम अलग है, यूनिट अलग है, तो इसको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान रख लेना इस चीज़ों को, है ना। ये बहुत ईजी वे में काम आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। कुछ बेसिक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको। कभी कभी आपको सोचा होगा N2O5, ठीक है ना, N2O5 होते हैं और कभी कभी होता है भैया P2O5। N2O5 और P2O5 आपने सुना होगा। तो इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ आइसोटोप की, ठीक है, तो इन दोनों के भैया जो अगर मैं बात करूं आइसोटोप की, और मैं बात करता हूं इसी बेस पे N2O3, साथ में क्या लेता हूं P2O3, इन दोनों की भी आइसोटोप की मैं बात करूंगा। अब इनके आइसोटोप कौन कौन से होते हैं मेरे को आप सिंपल बता देना, तो आप मैं बता दूंगा, इन दोनों के आइसोटोप नहीं होते। कभी ये वाली चारों चीज़ आपके सामने नजर आती है तो इनके आइसोटोप कभी भी नहीं प्रेजेंट होते हैं भैया। क्यों नहीं होते, ध्यान रख लेना कि भैया P2O5 है ना, ये इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक चीज़ और लिख लेना, P10 में इसमें पाया जाता है, और ये वाला किस में पाया जाता है, P4O6 में। इनकी जो पाने की जो अच्छी वाली स्टेट है ये वाली होती है, ठीक है ना, इस वाली स्टेट में पाया जाता है। और सिंपल इनके जो आइसोटोप नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना, इनके आइसोटोप नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना, बहुत ईजी वे में काम आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा और आपके ख्याल में आ रहा होगा कि भैया कि छोटी सी लाइन आपके ख्याल में क्या आ रही होगी कि एक छूट गया आपका पॉइंट, कौन सा, HNO3। हेलो, HNO3 आपके दिमाग में चला हो, HNO3 नहीं पढ़ाया भैया, तो HNO3 ये वाला आ गया। सिंपल बोलो आराम से। इसको बनाने का मेथड बताइए। मेथड नंबर 1 कौन सा होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये चीज़ें तो आप हमेशा से पढ़ते आए ना, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात करेंगे। ये कैसे बनता है, देखो अपन 4 लेंगे 4NH3, ठीक है, इसके साथ में मैं लूंगा 5O2 के मोल, ठीक है ना। अब इसकी प्रेजेंस किसकी रहेगी, PT की रहेगी, और यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, 4NO बनेगा। साथ में मैं O2 के साथ में अगर इसके आगे प्रोसेस कराऊंगा NO2 बनेगा। इसकी पानी लूंगा मैं, पानी लेने के साथ में ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HNO3 प्लस HNO2, ये बना लो, काम हो गया आपका, ये बन गया आपका HNO3।
ये वाला प्रोसेस है सारा, इसको काम करेंगे काम हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन है छोटी सी, बस एक ही प्रोसेस है इसका, आराम से, क्योंकि होस्ट वाला प्रोसेस एक ही है ना। ये बनाने का मेथड है, ये न्यू मेथड है, ओल्ड अलग था पहले, न्यू मेथड है, ठीक है ना, न्यू मेथड, ध्यान रख लेना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे अपन, छोटी सी सिंपल इजी टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भैया इसकी, ये होते हैं भैया नाइट्रेटिंग मिक्सर का काम करते हैं, है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो नाइट्रेटिंग मिक्सर होते हैं, कैसे मिक्सर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ HNO3, ठीक है, साथ में मैं ले दूंगा H2SO4, तो इनकी रिएक्शन करा दूंगा, काम बन जाएगा आपका। तो ये क्या कर लेगा, NO2+ बना देगा, सारा कुछ करके मिक्सर करके, ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस है, ध्यान रख लेना, इसको आराम से कर लेना आप, ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ एसिडिक की, एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास में आता है भैया SO3, आपके पास में आता है N2O5, कभी आता है आपको CO2, कभी आता है CO। तो इनका एसिडिक नेचर की मैं बात करूँ तो आप क्या बताएंगे, इसका नेचर होता है ये वाला, ठीक है, इनका ऑर्डर होता है ये वाला SO3, एसिडिक नेचर है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रख लेना ये, ठीक है ना। SO3 सबसे आगे आएगा, फिर N2O5 आएगा, CO2 आएगा, CO आएगा, एसिडिक ऑर्डर है जो आपको करना पड़ेगा बेसिक में, ठीक है। अब सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी अपनी क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी भैया ऑक्सी एसिड, ठीक है। ऑक्सी एसिड की बात करूँ तो इसमें लाइन लिखना कि जो अपने पास में जो HNO3 है वो HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग किसको करता है, नॉन मेटल को, नॉन मेटल टू ऑक्सी एसिड, ये वाली लाइन जिसको, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। और जो कंपाउंड बनेंगे ना इसकी क्या हो जाएगी, मैक्स OS हो जाएगी, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स होगी ना उसमें कंपाउंड बनेगा, ध्यान रख लेना, मैक्स OS की ध्यान रखना हमेशा। कभी कभी मान लीजिए जैसे मैं लेता हूँ कार्बन, कभी मैं लेता हूँ सल्फर, कभी मैं लेता हूँ फॉस्फोरस, ये P4 में पाया जाता है, कभी मैं लेता हूँ I2। अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, इसका बनेगा भैया H2CO3, बोलो +4 है कि नहीं, +4 होगा। साथ में सल्फर की मैं बात करूँगा, बनेगा H2SO4, इसकी हो जाएगी भैया +6, इसकी क्या बनेगी H3PO4, ये कितना हो जाएगा +5, ये कैसे बनेगा HiO3। ये बेसिक चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा इनको क्या कर रहा हूँ, बिना देखे लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मतलब बिना बात करे आपसे, ठीक है ना। ये वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, ये वाले कंपाउंड बनेंगे, साथ में क्या बना लेगा +NO2 प्लस, इसको बोला था रेडिश ब्राउन, कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन, है ना, +NO2 बनेगा साथ में। क्या दिक्कत है क्या इसमें, देखो मैंने क्या बताया कि HNO3 ऑक्सीडाइज नॉन मेटल टू ऑक्सी एसिड, मतलब वो ऑक्सीडाइज करेगा किसको, नॉन मेटल को, और क्या बना लेगा, ऑक्सी एसिड बना लेगा। ऑक्सी एसिड कैसे बनेंगे भैया, मैक्स OS में बनेंगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैक्स होगी। देखो मैंने कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं सल्फर की बात करता हूँ, यहाँ पे P4 की बात करता हूँ, यहाँ पे I2 की बात करता हूँ, तो कार्बन का क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, इसमें देखो +4 आ रहा है, H2SO4 बनेगा, इसका H3PO4 बनेगा, इसका HiO3 बनेगा, है ना। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्स, चारों की देख लेना, ठीक है। कार्बन की सबसे ये हो सकती है, सल्फर की +6 हो सकती है, फास्फोरस की +5 हो सकती है, मैक्स की, मैं इसकी बात करूँ, और इसके बाद में आयोडीन की बात करूँ तो +5 मैक्सिमम जाती है इनकी, ठीक है। तो ये वाली है, इसमें कोई दिक्कत है कि आराम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका हो रहा है मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख लो, जो पढ़ा है उसको मैं लाइन में लिखा देता हूँ। लाइन कैसे लिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ मैक्स मेटल, क्या लिखूंगा, मैक्स मेटल सोल्यूबल इन कंसंट्रेट HNO3, बट क्या लाइन है कि मैक्सिमम मेटल क्या कहते हैं, सोल्यूबल इन कंसंट्रेट HNO3, बट अगर मैं बात करता हूँ AU और PT की, अगर मैं बात करता हूँ AU और PT की, तो ये दोनों क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं, ये नहीं होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, नोबल, क्या बोला जाता है इनको, नोबल मेटल भी बोलते हैं इनको, नॉर्मल मेटल। ये किस में सोल्यूबल होते हैं, मैक्सिमम तो क्या होते हैं भैया, मैक्सिमम मेटल्स किस में सोल्यूबल होते हैं, कंसंट्रेट HNO3 में। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेशली AU और PT की, तो भैया सोल्यूबल होते हैं एक्वा रेजिया में। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, एक्वा रेजिया नहीं आया अभी तक, तो एक्वा रेजिया आ गया आपके साथ में, तो ध्यान रखना AU और PT किस में होते हैं भैया, सोल्यूबल एक्वा रेजिया में होते हैं। अगर मैं एक्वा रेजिया का फॉर्मूला बता दूँ तो क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3, साथ में इसके साथ में क्या होता है, कंसंट्रेट HCl होता है। अगर मैं इन दोनों के रेशियो की बात करूं तो किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तो भैया होते हैं 1:3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट HCl, है ना। देखो HNO3 और HCl दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:3 में, मतलब 25% ये रहेगा तो 75% ये वाला रहेगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना, ये काम आता रहता है आप लोगों के, मेरे तो क्या ही काम आएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं रिएक्शन कराता हूँ, AU है,
3Cl की प्रेजेंट में ये क्या बना लेगा, AuCl3 बना देगा। ठीक है, अगर मैं डाल देता हूँ इसमें HCl तो ये क्या बना देगा, H बना देगा, H साथ में क्या बना लेगा, AuCl4 बना देगा। सिंपली बोलो, आराम से कर लेंगे, काम हो जाएगा। कभी मैं लेता हूँ PT के साथ में मैं क्या लूँगा, 4Cl लूँगा। ठीक है, क्या बनाएगा, PTCl4 बना देगा। अगर मान लीजिए मैं 2HCl लेता हूँ, इसके साथ में ये बनाएगा भैया H2PTCl6। यहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 कैसे आएगा, देखो PT का +4 और Cl के -6 प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है क्या, आराम से ईजी है कि इसमें कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक छोटी सी लाइन और लिख लीजिए आप। लाइन क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ आपके सामने BE लेता हूँ, AL लेता हूँ, कभी मैं लेता हूँ FE लेता हूँ, BE लेता हूँ, AL लेता हूँ, AP लेता हूँ। तो जब BE और AL और FE जब मैं लेता हूँ आपके सामने, तो भैया ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी पैसिव इन कंसंट्रेट HNO3। अब पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि जैसे अपने रिएक्शन चालू करी, रिएक्शन चालू करते हैं विद इन सेकंड, मतलब एंड टू एंड, मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट चालू करना चाहिए है, रिएक्शन चालू भी होगी, लेकिन रिएक्शन चालू होते से फिर से कट जाएगी, ये बिल्कुल है ना, रिएक्शन चालू होते से फिर से कट जाएगी, मतलब चालू होकर फट से विद इन सेकंड में बंद हो जाएगी। उसको बोलता है कि BLFE पैसिव इन कंसंट्रेट HNO3, मतलब HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बात एंड टू एंड बिल्कुल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पैसिव इन वन कंसंट्रेट HNO3, इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू क्या होता है इसमें, इनर्ट ऑक्साइड लेयर है ना, इनमें क्या होता है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, इस कारण से काम होता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन लिखाता हूँ, फॉर्मेशन, ठीक है, लिख लेना, इनर्ट ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन है ना, इस कारण से इसका रीजन ये बनता है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपका कभी पूछा जाएगा कि पैसिव एलिमेंट कौन कौन से, तो आप बता देना ये वाले, ठीक है ना, BLFE है ना, इसमें कर लेना, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी, आपसे काम आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे मैं लिखाता हूँ BLFE, ठीक है, ये तीनों लिए मैंने, और इनके मैं रिएक्शन किससे कराता हूँ, कंसंट्रेट HNO3 से, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी फट से, रिएक्शन स्टॉप। ठीक है ना, इसका रीजन ये वाला होता है। कभी कभी आपको ऐसे मिल जाता है रिएक्शन करने के बाद में AP क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है ऐसा मिल जाता है AP3O4, ऐसा कंपाउंड बनता है ना, तो ये क्या होती है, ये भी एक लेयर की फॉर्म होती है, लेयर की फॉर्म होती है, इसलिए काम बनता रहता है आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ कंसंट्रेट HNO3 स्टोर इन कंटेनर। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 होता है, इसके कंटेनर में, किसके कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है, PBCA एल्यूमिनियम। अब बताओ मेरे को कौन सा होगा, ध्यान रखना इन तीनों के बीच में जाके कुछ रिएक्शन कर लेगा, इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, इसका रिएक्शन ये वाला हो जाएगा, मतलब ये वाले तीनों नहीं होंगे तो ये वाला एल्यूमिनियम इसका आंसर हो जाएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनके देखो थोड़ी सी मैं रिएक्शन बता देता हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना। नोट क्या मतलब, जिनका समरी है, समरी, ठीक है ना, समरी समझना। समरी क्या होती है, लिखो यहाँ पे, देखो कंसंट्रेट लिया मैंने, उसके बाद मैंने लिया मेटल, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन बताई ना मैंने सारी, उन रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं, मेन प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन में क्या ले रहा हूँ, ठीक है ना, उसके साथ मेटल कौन सा ले रहा हूँ, इन दोनों की रिएक्शन कराना है, उनका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट मैटर करता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे वेरी क्या लेता हूँ, वेरी डाइल्यूट HNO3, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है ना, उसके बाद मैं ले लूँगा डाइल्यूट HNO3 ले लूँगा मैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, डाइल्यूट HNO3 मैं ले लूँगा। यहाँ पे मैं लिया वेरी डाइल्यूट। अगर मैं मेटल लेता हूँ भैया यहाँ पे, कभी मैं लेता हूँ Mg, कभी मैं लेता हूँ यहाँ पे Mg लिया, Mn लिया, ठीक है, और कभी मैं लेता हूँ भैया Fe, कभी मैं लेता हूँ Zn, कभी मैं लेता हूँ Sn, ठीक है, ये वाले मैंने मेटल्स लिए, तो इनका मेन प्रोडक्ट बनेगा ना, ध्यान रख लेना मेटल कैसे बनाना है, वो रिएक्शन के सारी रिएक्शन का तोड़ है यहाँ पे, मेटल नाइट्रेट बनेगा भैया, ठीक है, मेटल नाइट्रेट बनेगा, और साथ में क्या बना लेगा H2, ठीक है ना, और इनका नीचे का क्या बनेगा NH4NO3, ये वाला कंपाउंड सारे बनेंगे इनसे रिएक्शन करने के बाद में, ठीक है ना, ये वाले। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लेता हूँ डाइल्यूट HNO3 और साथ में मैं लेता हूँ भैया PbCu Au Hg Fe Zn, ये सारे मैं लेता हूँ, तो ध्यान रख लेना, बहुत इजी है, मैं काम बता रहा हूँ आपको कि इस वाले रिएक्शन से, दोनों अलग अलग है, इस वाले से क्या बनेगा, सेम वही मेटल नाइट्रेट बनेगा, ध्यान रख लेना, मेटल नाइट्रेट इसको लिख लेना, साथ में क्या बनेगा NO, मेटल नाइट्रेट बनेगा, साथ में ये क्या बनाएगा NO, और इन दोनों के साथ में क्या बना लेगा सेम, प्लस ये क्या बना लेगा
N2O, ठीक है ना, N2O बनाएगा। रिएक्शन का ध्यान रख लेना कि अगर डाइल्यूट HNO3 आ रहा है, ये वाले 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो ये वाला बनाएगा प्लस में, मतलब सेम बनेगा मेटल नाइट्रेट तो, लेकिन साथ में क्या बना है, यहाँ पे H2 बन रही थी, यहाँ पे NO बन रही है, और Ap और Zn में लेता हूँ क्या, अगर मैं Ap और Zn लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, N2O बनेगा। ध्यान रख लेना है, ये बिल्कुल समराइज फॉर्म में। और अब ठीक है, लास्ट में लेता हूँ कंसनट्रेट HNO3, है ना, और एलिमेंट में लेता हूँ Pb लेता हूँ, Cu लेता हूँ, Hg लेता हूँ, Ag लेता हूँ, Fe लेता हूँ, Zn लेता हूँ। ये सारे कुछ लिए मैंने, तो सारा कुछ वही बनेगा भैया, क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट के साथ में मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे बनेगा NO2। अब देखो यहाँ पे N2O बन रहा था, यहाँ पे NO2 बन रहा है, ठीक है। ये वाला बेसिक है, इसको करेंगे काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। ये सिंपल वे है समझाने का, बिल्कुल सिंपल वे में काम हो रहा है, आराम से काम आपका बन जाएगा। ये वाली चीजें थी, ठीक है जी। अब अगला हेडिंग डालेंगे, देखो हेलोट्रोप के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब अपन पढ़ेंगे हेलोट्रोप्स के बारे में। अब हेलोट्रोप्स में आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन से, एक तो फॉस्फोरस के बताऊंगा मैं आपको, साथ में सल्फर के बताऊंगा, और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी भैया कार्बनिक हेलोट्रोप्स भी पढ़ा दो हमें, तो कार्बनिक हेलोट्रोप्स भी आ जाएंगे। तो मैंने आपसे पहले बोली थी कि हेलोट्रोप्स में साथ में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो डालिए हेलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है ना। पहले फास्फोरस की बात करेंगे, देन अपन करेंगे सल्फर की, फिर उसके बाद कार्बन की। तो देखो अगर फास्फोरस के हेलोट्रोप की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 या 4 आपके दिमाग में आ रहा होगा, कभी आ रहा होगा व्हाइट येलो, कभी ब्लैक, कभी रेड फास्फोरस, 4 ही आ रहे होंगे ना। लेकिन ध्यान रखना व्हाइट और येलो एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में कितने बचेंगे, ब्लैक और रेड, 3 ही बचेंगे, 3 ही क्वालिटी है, 3 ही क्वांटिटी, ध्यान रख लेना इस चीज की, समझिए बात को। चलो अगला हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, व्हाइट या येलो, व्हाइट या येलो फास्फोरस, ठीक है ना, देख लेना आप। यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, इतना ही काफी है, ठीक है जी। तो अब इसमें देख लेना, जो व्हाइट और येलो फास्फोरस जो होते हैं, इसकी जो P4 यूनिट्स होती है ना, देखो फास्फोरस जुड़ा रहेगा, है ना। तो फास्फोरस जो यूनिट्स होती है, इनकी जो जुड़ी रहती है, वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है, मेन है कि देखो P4 यूनिट होल्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। अब वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ी होती है, तो आप ध्यान रखना वैन डर वाल्स फोर्स बहुत वीक फोर्स होते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री के सबसे वीक फोर्स कौन से होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को लेके कि अगर वैन डर वाल्स फोर्स इसमें लग रहा है, वीक फोर्स लग रहा है, तो भैया इसकी जो क्वालिटी होगी ना, इसकी जो क्वांटिटी तो होगी सही, साथ में इसकी जो क्वालिटीज़ होगी ना, वो भी कमजोरी होगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, तो किसी भी चीज़ में कमी हो रहेगा, ये चीज़ ध्यान है आपको, है ना। तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ आपके सामने भैया ये वाले P4 में पाया जाता है ना फॉस्फोरस, P2 में नहीं पाया जाता, याद है आपको। तो P4 यूनिट में पाया जाता है, P4 ऐसे यूनिट से। तो इनके बीच में जो लिंक रहेगा ना, वो किसके थ्रू रहेगा भैया, वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू में। व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं से जुड़े रहेंगे, इसकी यूनिट जुड़ी रहेगी भैया वैन डर वाल्स फोर्स से, ठीक है। उसके साथ में देख लीजिए, जैसे ये वाले मैं ले लेता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये 4 है, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, और ये आपस में जुड़े रहेंगे, ये इस तरह से बनाएंगे। ये यूनिट होती है इनकी, और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया PP बॉन्ड इसमें कितने हैं, PP बॉन्ड इसमें कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे मेरे को आप बताएंगे, एक बॉन्ड ये वाला हो गया, एक बॉन्ड ये वाला हो गया, 2 हो गए, ठीक है जी। 2 बॉन्ड दिख गया आपको, 3 4 5 6 हो गए, हुए कि नहीं 6 हो गए, काउंट कर लो, अच्छे से कर लो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 6 लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि इनकी बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है इनके बीच में, बताइए, ये वाला अपने आप बता देंगे मेरे को कि आप इनके बीच में है जो बॉन्ड एंगल रहेगा, वो रहेगा भैया सिंपली 60 डिग्री रहेगा, बिल्कुल रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। अब मान लीजिए इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स लगा हुआ है, मतलब वीक फोर्स है। तो मैंने क्या बताया था, वीक फोर्स है तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, मतलब ये रिएक्ट फट से कर लेगा, क्योंकि इसके बीच में पोर्स जो है वीक है, तो अपने आप टूट जाएगा, निकल जाएगा, जो भी होगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो इस कारण से क्या हो जाएगा भैया, ये जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक पॉइंट ही लेगा, एक पॉइंट में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है जी। ये पॉइंट लिख लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा पॉइंट रख दो कि इसको खाई में कैप्ट करते हैं अपन, केप्ट इन H2O, मतलब इसको खाई में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ ले कि भैया व्हाइट फास्फोरस को खाई में रखा जाता है, तो इनको खाई में रखते हैं भैया, पानी में रखते हैं। तो बस यही क्वालिटी इनकी, सिंपल यही चीज़ ध्यान रखना कि भैया वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं इनके बीच में, साथ में इनमें 6 PP बॉन्ड होते हैं, सिंपली निकाल लेना, खाई में रखा जाता है इनको, ये वाली इंपॉर्टेंट है। और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है ना, इनकी यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसानी से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ और क्वालिटीज़ में लिखा देता हूँ, चलो आपको 2-3 और, है ना।
क्या लिखाऊंगा कि देख लीजिए वंडरवॉल फोर्स है, सारी चीज़ें तो क्या हो जाएंगे, लेस डेंसर हो जाएंगे। क्या करेंगे, लेस डेंसर हो जाएंगे। साथ ही साथ में इनका जो बीपी है वो भी कम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अगर बीपी कम है तो साथ साथ में क्या हो जाएंगे, मोर वोलेटाइल हो जाएंगे ही नहीं, मोर वोलेटाइल हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा तो वोलेटाइल क्या, कम हो जाएगा। ठीक है जी, इतना रखो ध्यान, काफ़ी है, हो जाएगा काम आपका। अब एक इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखनी है आपको, जो अभी मैंने पढ़ाई ना उसी लाइन को मैं लिखा रहा हूँ, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइट जो फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, मोर तो क्या रहता है, मोर वोलेटाइल रहता है, नहीं रहता, रहता है। ठीक है ना, मोर वोलेटाइल एंड क्या है, लेस क्या है, लेस डेंसर है। ठीक है, मोर वोलेटाइल है और लेस डेंसर है। इसके पीछे क्या हो सकता है, देखो देन रेड पी। ठीक है ना, रेड पी की बात कर, रेड पी है ना। इसका रीजन बताइए, इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे ओप काट दो, बिकॉज विनिट ओल्ड बाई वंडरवाल फोर्स। ठीक है ना, वंडरवाल फोर्स है, वीक फोर्स है, इस कारण से क्या होता है, लेस तो क्या रहेगा, बोलो लेस तो क्या रहेगा, ये लेस डेंसर रहेगा, मोर वोलेटाइल रहेगा। ये वाला रीजन है वंडरवाल फोर्स का, सारा कुछ हो पा रहा है इनके बीच में। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा भी ये रेड फास्फोरस जो होता है ना, रेड फास्फोरस में क्या होता है ना, इसकी जो P4 जो यूनिट होती है ना, वो किससे जुड़ी रहती है, कोवलेंट बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से, है ना। इनकी यूनिट्स क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी रहती है। इस कारण से व्हाइट फास्फोरस और इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो पा रहा है इनके फोर्सेस के कारण। इतना सिंपल लिख लेना, है ना। अब आपको जनरली कभी कभी पूछा जा सकता है कि जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है डेंसिटी का ऑर्डर, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। 3 ऑर्डर पूछा जा सकता है आप लोगों से, और 3 ऑर्डर काहे के पूछेंगे, आपसे पूछेंगे भैया सिंपली ब्लैक के, ब्लैक पी के, ठीक है ना, आपसे पूछेंगे रेड पी के, आपसे पूछेंगे व्हाइट पी के। ठीक है ना, 3 रीजन्स आपसे पूछेंगे तो सिंपल बोलना, जब स्टेबिलिटी और डेंसिटी आए तो भैया इनके पीछे ध्यान रख लेना, व्हाइट का सबसे कम होता है, ब्लैक का मैक्सिमम होता है, रेड हमेशा बीच में होता है। अगर मैं बात करता हूँ भैया किसकी, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ब्लैक पी, रेड पी, व्हाइट पी, और इसकी किसकी बात कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी मैंने बताया था आप लोगों को, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, व्हाइट का मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखना, जब स्टेबिलिटी और डेंसिटी की बात की जाए तो भैया हमेशा व्हाइट फास्फोरस का कम होगा, रेड फास्फोरस देख लीजिए हमेशा बीच में आएगा। ये ट्रिक याद करने की, रेड हमेशा बीच में आएगा। जब रिएक्टिविटी की बात हो तो व्हाइट सबसे आगे चला जाएगा, और जब बात हो स्टेबिलिटी और डेंसिटी की तो भैया ब्लैक सबसे आगे आ जाएगा, रेड वापिस बीच में रहेगा, और व्हाइट वाला सबसे एंड में चला जाएगा। ये वाले ऑर्डर से जनरली पूछ लिया जाता है, जाकि कुछ है नहीं इसमें, कुछ है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी लिख लेंगे अपन, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फी, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर तो ये लिखेंगे पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, साथ में सेकंड नंबर का होता है भैया ये क्या करता है, ग्लो इन डार्क, क्या करता है, ग्लो इन डार्क, मतलब अंधेरे में चमकता है। ठीक है, थर्ड नंबर का लिखेंगे इसकी जो स्मेल होती है कैसे होती है, लहसुन जैसी, गार्लिक स्मेल, लहसुन जैसी स्मेल होती है, गार्लिक स्मेल। साथ में ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिखो अच्छे से। ठीक है जी, फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट है, लिखो। खाने पे लिखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट इन बेस, इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि भैया डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें, बेस में, मतलब किसमें, बेस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन्स होते हैं, क्या चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, समझना इस बात को। जैसे मैं लेता हूँ भैया व्हाइट पी, ठीक है, व्हाइट पी लिया मैंने, इसके साथ में मैंने क्या ले लूँगा, मैं NaOH ले लूँगा, अच्छे से लेता हूँ रे भैया, नहीं तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। क्या लूँगा मैं, NaOH लेता हूँ, ये क्या बना लेगा, PH3 बना लेगा। ठीक है, PH3 इसकी यूनिट हो जाएगी, साथ में क्या बना लेगा, NaH2PO2, ये वाली चीज़ें बना लेता है, इसमें कोई दिक्कत वाली मेरे ख्याल से होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रेड फास्फोरस की तो आगे यूनिट नहीं बनाएगा। ठीक है, ये व्हाइट पी किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, किसमें, बेस में, लेकिन रेड फास्फोरस भैया कभी भी आगे ये रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें नहीं बनाएगा, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब अगला हेडिंग डालिए आप, अगला हेडिंग क्या डालेंगे, आप डालेंगे रेड फास्फोरस। किसके बारे में बात हो रही है, अब रेड फास्फोरस में। देखो मैंने कलर भी लिख दिया ना, रेड फास्फोरस। ठीक है, अब रेड फास्फोरस की बात करेंगे तो इसमें लिख लिया आप कि जो P4 जो यूनिट होती है अपने पास में, जो P4 यूनिट होती है भैया वो किससे जुड़ी रहती है, वो जुड़ी रहती है, आपको बताया था मैंने, कोवलेंट बॉन्ड से। P4 यूनिट लिंक बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड लीनियर पॉलीमर फॉर्म, क्या बनाती है, लीनियर पॉलीमर फॉर्म करेगा। ये सिंपल लिख लेना आराम से, कैसे बनाएगा, देखो P4
P4 इस तरह से जुड़ा रहती है, ठीक है। और ये कौन कौन से बॉन्ड होते हैं भैया, ये होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सिंपली आराम से लिखेंगे अपन तो काम अपना बनता जाएगा। काम कैसे बनेगा, इस तरह से काम बनता जाएगा। कोई ईजी है क्या इस चीज़ों को? क्या रेड फॉस्फोरस में कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। व्हाइट फॉस्फोरस में कौन से बॉन्ड होते हैं, वैन डेर वाल्स, ठीक है। ध्यान रख लेना ऐसे। तो व्हाइट में और रेड में कुछ डिफरेंस आपको पता चला, लेकिन एक सिमिलरिटी क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, देखो लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फी एंड रेड फी अपोजिट। प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन बट बोथ पी आर सोल्यूबल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया प्रॉपर्टी तो दोनों की अलग अलग रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होने के बाद भी ये दोनों पानी में क्या करेंगे, सोल्यूबल रहेंगे दोनों, व्हाइट और रेड फॉस्फोरस दोनों की बात करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। अब अगला डालेंगे अपन कौन सा, लास्ट अपना कौन सा बन रहता है, देखो जो कलर है इसका ब्लैक पी के बारे में बात करेंगे जी। अब ब्लैक पी में बात करेंगे तो देखना ब्लैक पी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, हेक्सागोनल होती है भैया सिंपली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे अपन ये कौन सा होता है, थर्मोडायनामिक मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक मोस्ट स्टेबल होता है। आपसे पूछा जाए कि थर्मोडायनामिक मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया ब्लैक फॉस्फोरस। बिल्कुल, देखो मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा है था आपको, ऑर्डर क्या लिखा था, स्टेबिलिटी किसके ज़्यादा है, ब्लैक पी। थर्मल बोलो कैसे बोलो, और रिएक्टिव कौन, व्हाइट रिएक्टिव होता है। मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होता है, व्हाइट होता है। तो इन दोनों का ध्यान रखना, थोड़ा सा बहुत अच्छे से काम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ब्लैक में बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना था, बाकी आपका काम खत्म हो गया। इससे ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिंपल चीज़ें आराम से, ठीक है जी। अब अपन पढ़ेंगे एलोट्रोप ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर के एलोट्रोप की बात की जाएगी। अब एलोट्रोप ऑफ सल्फर की बात कर रहा हूं, तो सल्फर के एलोट्रोप दो टाइप के होते हैं भैया। एक तो होते हैं एल्फा, या इनका नाम होता है भैया रोम्बिक, ठीक है ना, रोम्बिक, ठीक है, ये वाला होता है। अब इसको ध्यान रखना, इसके लाइन लिखना कि मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। स्टेबल कैसे होंगे, देखो एल्फा से अगर मैं इसको मान लीजिए बीटा की तरफ ले जाऊंगा, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर डाउन करता हूं तो वापस से हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बेस पे काम होता रहता है। एल्फा से बीटा बनाने में ये वाला प्रोसेस चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आराम से आप करेंगे चीज़ें हो जाएगी, सिंपल वे में काम करेंगे तो चीज़ें बनती जाएगी। ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। इस तरह से काम करेंगे। एल्फा होता है, सारे सिंपल लिखो, ज़्यादा मुश्किल लेने वाली बात नहीं है। दूसरा कौन सा होता है, बीटा, ठीक है जी। बीटा या इसको बोला जाता है मोनोक्लिनिक, ठीक है ना, मोनोक्लिनिक के नाम होता है इसका। अब इसमें लिख लेना, देखो एल्फा एंड बीटा बोथ कंटेन क्राउन शेप एसेट यूनिट, ठीक है ना। दोनों एल्फा और बीटा दोनों रहेंगे ना, दोनों में क्या होगा भैया, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्राउन शेप में पाए जाते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है ना, सल्फर हमेशा एसेट की यूनिट में पाया जाता है ना। स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो इस तरह से होती है, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, ठीक है। ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनता है ना, मैं बताऊंगा अभी कैसे बनेगा, बता रहा हूँ अभी, रुको। इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, सल्फर रहेगा, ये सल्फर 3 4 5 6 7, ये 8 हो गए। बोलो हुए कि नहीं, क्राउन शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को, एसेट की यूनिट हुई कि नहीं हुई, हो गई, बिल्कुल हो गई। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ये आराम से बना कि नहीं बना, काम आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से मेरे हिसाब से, ठीक है जी। बस इतना ध्यान रखना था, सल्फर के काम हो गया आपका आराम से, ठीक है। सिंपल लिख लेना आराम से। कभी कभी देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखा देता हूँ कि कभी कभी आपको मिलेगा H2 फॉर्म मिलेगी, हमेशा तो एसेट की मिलती है, लेकिन कभी कभी H2 की मिल जाए, कभी कभी आपको मिलेगी S6 की मिल सकती है। क्या मिलेगी, S6 की मिल सकती है, दो वाली फॉर्म मिलेगी। जब H2 की मिलेगी तो ध्यान रख लेना, H2 की फेज आपको मिलेगी तो भैया वो वेपर फेज होगी। कौन सी होगी, वेपर फेज होगी वो आपकी, ठीक है ना। 1000 डिग्री सेल्सियस में काम कर रही होगी, ठीक है। इतना सा लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भैया 2 कितने होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और हमेशा ही क्या रहेगा, पैरा। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा रहेगा। और मैं बात करूँ तो ये हाईली क्या होता है भैया, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है।
ये वाला काम तो इतना सा लिख लेना। और कभी H6 आपको मिल जाए तो ये कैसे फॉर्म में रहती है, लाइक साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में रहती है, ध्यान रख लेना। चेयर फॉर्म, ट्विस्ट चेयर वगैरह होती है ना, शेप हाफ शेप वगैरह, चेयर आपको होते हैं चेयर हाफ चेयर वगैरह, ऑर्गेनिक पढ़ा होगा आपने, वो वाली रिएक्शन है इस फॉर्म में मिलती है ना भाई। इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में यहाँ पे ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएंगे, इस तरह से बनेगी। H6 की मिनट की बात करेंगे आराम से, काम कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, आप आराम से कर, ठीक है जी। अभी छोटा सा एक मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन करना कि विच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, है ना, एम्स में आता है क्वेश्चन है, विच एलिमेंट सो एलोट्रोप, विच एलिमेंट सो एलोट्रोप। फर्स्ट नंबर का है भैया सल्फर, सेकेंड नंबर का भैया फॉस्फोरस, थर्ड नंबर का भैया कार्बन, फोर्थ नंबर का भैया ऑक्सीजन। अब मेरे को बता दीजिए कौन सा एलिमेंट है जो एलोट्रोप शो नहीं करता। क्या सल्फर करता है, अभी पढ़ाया मैंने, क्या फास्फोरस करता है, अभी पढ़ाया मैंने, क्या मैंने कार्बन का भी करता है, लेकिन तीनों करते हैं। क्या ऑक्सीजन करता है, क्या कभी आपने सुना है कि ऑक्सीजन, मेरे ख्याल से नहीं करता होगा, एक ध्यान होगा आपको, है ना। अगर आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान रख लेना कि भैया ऑक्सीजन भी एलोट्रोप होता है, इसका एलोट्रोप होता है O3, ओजोन इसका एलोट्रोप होता है, और इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है भैया क्योंकि एम्स में क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन है ना, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि बच्चों का सल्फर फास्फोरस कार्बन का अच्छे से याद होता है, इनके इलेक्ट्रोप होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आते सोचते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोप तो होते ही नहीं है, लेकिन भैया O3 एलोट्रोप है, एलोट्रोप है, किसका एलोट्रोप है, लेकिन ध्यान रखना O3 है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, तो ध्यान रखना आज से ऑक्सीजन का भी एलोट्रोप होता है, इसका आंसर जाएगा ऑल। इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगी नहीं, आप आराम से कर लेंगे चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियरली रहो इस चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये वाले हो गए भैया बेसिक काम था जो आपका। अब इंपॉर्टेंट सी थोड़ी सी बात है, वो क्या है भैया, अब अपन बात करेंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। आप सभी की प्रॉब्लम थी और आप सभी की थोड़ी सी बोलते ना उसको दिक्कत थी भैया, किसी ने कमेंट भी किया था कि भैया कार्बन के एलोट्रोप तो आपने पढ़ाई ही नहीं, डायमंड वगैरह ये वाली चीज़ आपने पढ़ाई नहीं, तो देखो आज पढ़ा दिया। ऐसा टेंशन मत लिया करो, जो भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में सब चीज़ आएगी, आगे पीछे हो सकती है, मेरा सीक्वेंस बदल सकता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चीज़ें हर चीज़ पढ़ाई जाएगी क्वालिटी से, क्योंकि अपन डिटेल कोर्स कर रहे हैं, क्वालिटी का कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़ा मेले का काम बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी है, कंटेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूंगा एलोट्रोप ऑफ कार्बन की, एलोट्रोप ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो भैया यहाँ पे आपको दो चीजें मिल सकती है। कौन कौन से एलोट्रोप मिलेंगे, एक तो मिलेंगे क्रिस्टलाइज, एक मिलते हैं अनक्रिस्टलाइज, ठीक है ना, दो तरह के मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर का अपन वही डालेंगे, कौन सा, क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइन की मैं बात करूंगा तो इसमें फर्स्ट नंबर की अगर होती है अपनी, वो होता है भैया डायमंड, ठीक है। डायमंड साहब है अपने फर्स्ट नंबर के, तो ध्यान रखना डायमंड सबसे हार्ड होता है भाई, हार्ड होता कि नहीं होता, डायमंड सबसे हार्ड होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी मैक्स MP होगा कि नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम होगा, बिल्कुल होगा। साथ में बात करता हूँ इसकी भैया नॉन कंडक्टिव होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टिव रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, कंडक्शन शो नहीं करेगा, ये रीजन होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके भैया हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुल रिन का तीनों का पूछेंगे वो आपसे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ध्यान रखना डायमंड का हमारे साथ sp3 होता है भैया। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इस तरह से बनता है। तो आप इस कार्बन का निकालेंगे तो भैया हमेशा sp3 रहेगा, 4 बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 4, इसको बॉन्ड मत मान लेना भाई, 1 2 3 4 sp3 बनेगा। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट बना के ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है, हार्ड वगैरह, मैक्स, मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टिव सबको याद होता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सेकेंड कौन सा अपना, सेकेंड है ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट की सबसे पहले बात करेंगे भैया, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो स्ट्रक्चर कैसी होती है ध्यान रख लेना। इसकी स्ट्रक्चर होती है भैया हेक्सागोनल, ठीक है ना, हेक्सागोनल लेयर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो इसकी जो लेयर की जो यूनिट्स होती है ना, वो कहीं से होल्ड होती है, वंडरवाल फोर्स है, इतना लिख लेना, आराम से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपली अगर मैं बात करता हूँ भैया किसकी, इसके हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 इंपॉर्टेंट लिख लेना। यहाँ पे sp3 था, यहाँ पे sp2 है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान रख लेना, आराम से काम करो, इस चीज़ों का बनेगा। साथ में अगर मैं बात करता हूँ इसके थर्मो डायनामिकली मोस्ट स्टेबल, क्या वो बेटा, क्या होता है, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल होता है। साथ में अगर मैं बात करता हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो भैया डायमंड की ज़्यादा होती है,
किसकी, डायमंड की ज़्यादा रहेगी, किससे, ग्रेफाइट से। ये इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, डायमंड की ज़्यादा होगी सीसी बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट से, ठीक है। ये वाली चीज़ें 2-3 चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें लिखनी होती है, इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर का डालेंगे अपन, कौन सा डालेंगे थर्ड नंबर का, फुलेरिन। थर्ड नंबर का कौन सा डालेंगे अपन, फुलरिन डालेंगे अपन। अब फुलरिन में देख लीजिए मेरे को क्या बताएंगे, इसको कैसे क्या चीज़ बनाएंगे, इसको बनाते हैं भैया ग्रेफाइट से, ठीक है। ग्रेफाइट को यूपराइज करेंगे, साथ में क्या करेंगे भैया, खाई के बेस में लेजर के साथ में, ठीक है। तो ये बना लेगा C60, सुना होगा ना आपने, फुलरिन वाला C60 बकलिन स्टफरिन ने दिया था, है ना। C60 होता है, सामने आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वही बात करेंगे, कौन सा, sp2, है ना। अब इसमें देख लेना क्या हो जाएगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन इसका तो sp3 था, इसका sp2 था, तो फुलरिन आते से आप ऐसे मत कर देना भैया sp, कि वहाँ पे sp3 था, फिर sp2 हो गया, फिर sp हो गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे sp2 होगा, ध्यान रख लेना, डायमंड का sp3, बाकी दोनों का sp2, ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान से रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक की मैं बता देता हूँ भैया, इसमें क्या होता है, 20 तो क्या होती है, 20 हेक्सागोनल लेयर्स होती है, साथ में वो होती है भैया पेंटागोनल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3-4 बार क्वेश्चन यहाँ से आया भी हुआ है, ठीक है। नीट में भी आया हुआ है, नीट में भी आया है, एम्स में भी आया है, दोनों में आया है, ठीक है। इतना कर लो, काम हो जाएगा आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और लाइन में लिखा देता हूँ आपसे, क्या लिखाऊंगा भैया, जो अपनी जो हेक्सागोनल लेयर होती है ना, हेक्सागोनल, ठीक है ना, हेक्सा फ्यूज लिख लेना, हेक्सा फ्यूज विद, तो जो हेक्सागोनल फ्यूज होती है ना, हेक्सा पेंटा से मिलती है, लेकिन पेंटा हेक्सा से नहीं मिलती है, ध्यान रख लेना। मतलब हेक्सा पेंटा के साथ में अपना बॉन्ड बनाता है, लेकिन पेंटा हेक्सा के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाता है। कैसे लिखो, हेक्सा फ्यूज विद पेंटा रिंग बट पेंटा फ्यूज विद ओनली पेंटा रिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेक्सा जो क्या होता है ना भैया, हेक्सा रिंग तो क्या रहेगी ना, पेंटा रिंग से जुड़ी रहेगी, लेकिन पेंटा रिंग हेक्सा रिंग से नहीं जुड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। कैसे जुड़ती है, जुड़ती है मैं बता देता हूँ आप लोगों को भी, रुको। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग, डेजलिंग, है ना, डेजलिंग बॉन्ड, ये वाला रीजन है भैया, ठीक है जी। साथ में इसको क्या बोला जाता है, प्यूरेस्ट एलोट्रोप, है ना। अब तीनों में एक कॉमन चीज मैं बता देता हूँ, कभी आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप है, आप बोलेंगे कार्बन के एलोट्रोप में सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है भैया, डायमंड होता है। अगर आपसे बोला जाए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेफाइट। आपसे बोला जाए प्योरेस्ट, तो आप बोलेंगे फुलरिन, जिसमें आपका काम हो जाएगा। इतना करेंगे, काम बेसिकली है, बेसिक चीज़ें बेसिक है, काम आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। अब सिंपली एक पॉइंट लिखा देता हूँ मैं आपको, जिसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। कि एक तो भैया आपके कार्बन है, ठीक है, एक सिलिकॉन, ठीक है। तो कार्बन भैया डायमंड में पाया जाता है, ठीक है, साथ में पाया जाएगा भैया ग्रेफाइट में पाया जाता है, दोनों में। लेकिन सिलिकॉन होता है ना भैया, ओनली डायमंड में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट में बात की जाए तो ग्रेफाइट में ये पाया नहीं जा सकता है, इसमें पाया जाएगा ग्रेफाइट में डायमंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन दोनों में पाया जाएगा, सिलिकॉन केवल डायमंड में पाया जाएगा, ग्रेफाइट में नहीं पाया जाएगा। इनके पीछे बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल ना फंसे, टेंशन बिल्कुल ना ले, बस इतना कर लेंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो भैया अपनी जो कंप्लीट नाइट्रोजन फैमिली वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली, बहुत बेहतरीन तरीके से अपन ने किया। अगली क्लास में के लिए बने रहना। थैंक यू सो मच।